अच्छा ना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस कर ली थी और एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस कर ली थी। ओके, वो आप रिकॉल जरा कर सकते हैं। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि अब हम बात कर रहे हैं जीरो सप्लाई और एग्जम सप्लाई। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा जरा एग्जम सप्लाईज की, उसके बाद बात करेंगे जीरो डेट की। देखिए, एक तो होता है कि ना हमारी नॉर्मल टैक्सेस सप्लाई हो कि हम कोई चीज परचेज करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, तो जो हम सेल्स टैक्स पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। और जो हम सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से वो होता है आउटपुट टैक्स। फिर हम अपने आउटपुट टैक्स में से इनपुट माइनस करते हैं और हम एसबीआई के पे जमा करा देते हैं। ये तो नॉर्मल केस है ना। अच्छा, अब आइए एग्जाम्पशन पर। देखिए, मैं अगर आपको मिसाल दूं जो लिखी हुई हमारी बुक में, बुक्स। अच्छा, बुक्स एग्जम्प्ट है, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि बुक्स पब्लिश करने के लिए जो पेपर परचेज किया जाता है वो टैक्सेबल है, ठीक है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल में उसका रॉ मटेरियल भी एग्जम्प्ट है और फिनिश गुड भी एग्जम्प्ट है, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात करें किसकी, बुक्स की और पेपर की। अच्छा, बुक्स जो पब्लिश की जाती हैं तो एग्जम्प्ट है, उस पर कोई सेस चार्ज नहीं होता। लेकिन हुआ क्या उसमें, ये जो बुक्स आपके पास हैं, जब पब्लिशर ने बुक्स पब्लिश की तो मिसाल के तौर पर उसने 100 रुपए का पेपर परचेज किया, ठीक है ना। उस पर उसने 17 रुपीज सेल्स टैक्स पे किया। तो अब वो चूंकि उसके तो कुछ एग्जम्प्ट हैं, वो ऑफिशियल सेल्स से चार्ज नहीं कर सकता, तो वो क्या कहेगा कि उसकी पेपर की जो परचेज कॉस्ट है वो कितनी है, 117। ओके, और उस पर वो 117 पर वो अपना प्रिंटिंग चार्जेस ऐड करेगा, मार्जिन ऐड होगा, फिर से प्राइस से हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुक्स आप परचेज करते हैं, क्या इसमें किसी किस्म का कोई सेल्स इम्पैक्ट शामिल है? बिल्कुल है, एग्जम्प्ट होने के बावजूद। इसलिए कि वो जो उसने 17 रुपीज सेल्स टैक्स पे किया था, उसने उसको सेल्स प्राइस में अपलोड किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ना, हम ये बात कर चुके हैं कि अनऑफिशियली सेल्स चार्ज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अगर पब्लिशर हूँ तो मैंने क्या किया, पेपर परचेज किया 100 रुपए, उस पर 17 रुपीज सेल्स टैक्स पे किया, तो मैंने कहा ये मेरी पेपर की परचेज कॉस्ट कितनी है, 117। उसमें प्रिंटिंग चार्जेस ऐड की, मार्जिन ऐड किया और बुक्स की सेल्स प्राइस तय कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जाम गुड्स हो तो जो आपने सेल्स टैक्स पे किया है इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर या रॉ मटेरियल के ऊपर, वो आप अनऑफिशियली सेल्स प्राइस में ऐड कर देते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बुक्स की सेल्स प्राइस में क्या सेल्स का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, बिल्कुल है। यानी पेपर के ऊपर जो सेल्स पे किया गया है उसकी वजह से इस बुक की सेल प्राइस बढ़ी है। ओके, अच्छा, यही अगर आप एग्जांपल ले लें एक्सपोर्ट के बारे में, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट में आपका कस्टमर कौन होता है, फॉरेनर, बहुत गोरा या बहुत काला। ओके, तो अब ऐसे में जो फॉरेनर है उससे आपने सेल चार्ज नहीं करना। अच्छा, अगर वो कहते हैं एग्जाम्प्ट है, तो फिर आप क्या करते हैं कि भाई जो हमने परचेज के वक्त सेल्स टैक्स पे किया है या इलेक्ट्रिक बिल वगैरह के ऊपर, वो फिर एक्सपोर्ट की सेल प्राइस में ऐड करते हैं। तो अब गवर्नमेंट का भी ऐसा है कि चूंकि एक्सपोर्ट में हमारा इंटरनेशनल कंपटीशन है, तो ये जो सेल्स टैक्स की वजह से एक्सपोर्ट की सेल प्राइस इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या करें, उन्हें क्या काम करें, एक्सपोर्ट जो है वो टैक्सेबल है, लेकिन रेट कितना है, 0% है, ठीक है ना। यानी कि वो टैक्सेबल है लेकिन रेट कितना है, 0% है। तो उन्होंने कहा साहब 0% आप सेल से चार्ज करें, यानी कि नहीं करें, तो 0% से चार्ज करके और अब आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। तो कैसे क्लेम करेंगे, तो एक्सपोर्ट के ऊपर जितना भी सेल्स आपने पे किया है वो एसबीआई आपको रिफंड दे देगा। तो इट मीन हमारे पास, जिसको हम जीरो सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे में हमारे पास 3 कैटेगरीज हो गई, और से सुनेगा। एक है नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई, जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ जो सब्जेक्टिव सेल्स टैक्स होता है, तो उस पर मैंने क्या किया कि सेल वैल्यू में जो आपसे सेल्स रिकवर किया, आपसे चार्ज किया, वो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन था। एक था कि जो हमने इनपुट टैक्स पे किया है वो भी आपसे रिकवर कर रहे हैं। ओके, अब अच्छा बेटा, अब कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है अनीक, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, बाकी लोगों को आवाज आ रही है?
कोई एक बच्चा कंफर्म कर देगा मुझे? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ना, बेटा मैं क्लास चल रही, ठीक है? हेलो हेलो, अबे यार, हेलो, अच्छा ना, चलें। अब आपको मेरी भी आवाज आ रही होगी, मेरी नवासी की आवाज भी आ रही होगी, ठीक है? ओके, चलें बहन। तो हमारी नवासी आई हुई है जो कमरे में एंटर हो सकती है, ठीक है? अच्छा ना, अच्छा आवाज का मसला अगर अमल करें तो मैं फिर एक मरतबा ट्राई किया मैंने। अब अनिक मुझे कंफर्म कर दीजिएगा आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक है, चलें बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी कौन सी? नॉर्मल टैक्स सप्लाई है। अच्छा, उसमें हम क्या करते हैं कि दो तरह का सेस अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं। फिगर तो एक ही होती है, दो फिगर्स कौन कौन सी होती हैं? दो कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? एक वो सेस जो हमने पे किए, जैसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं, वो भी आपसे रिकवर करेंगे। और एक हम रिकवर करते हैं एफबीआर के लिए, जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स। अच्छा, अगर एग्जाम गुड्स हैं जैसे कि बुक्स हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इनपुट टैक्स सेल्स प्राइस में लोड कर देंगे। हम आपसे वैल्यू एडिशन टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। और तो इसमें एग्जाम कोड में भी अनऑफिशियल सेल्स का इम्पैक्ट आ जाता है। जबकि इसको मुकाबले में जीरो सप्लाई है, उस पर हम ना डायरेक्टली सेल्स चार्ज करेंगे ना इनडायरेक्टली, ना ऑफिशियली ना अनऑफिशियली, इसलिए कि हमारा सेल्स टैक्स हमें रिफंड कौन दे रहा है? एफबीआर। एफबीआई जब हम रिफंड कराए तो फिर हमें ना ऑफिशियली चार्ज करने की जरूरत है ना अनऑफिशियली। तो हमारे पास तीन कैटेगरी हो जाती है। ओके, अच्छा ना, अब इसके बाद अगर हम आगे चलें तो चलें इसको जरा पढ़ लें। अच्छा, यहाँ तक पढ़िएगा जो स्लाइड पर नजर आ रहा है, इससे आगे अभी नहीं पढ़ना, आपको बुक्स आपके पास होंगी उसके बावजूद, ठीक है? अच्छा देखिए, अब केस क्या है कि ये वो कैटेगरी है कि जिसमें आपकी जो सेल्स टैक्स है 0% पे चार्ज होगी, लेकिन आपके पास जो परचेजेस हैं वो जरूर नहीं कि जीरो डिड हो। अच्छा, कुछ ऐसे केस हैं कि परचेज भी जीरो डिड है, वो तो आपने पे नहीं किया। लेकिन अभी हम किसकी बात करें कि अगर आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर की है, क्या आपने रॉ मटेरियल पर, इलेक्ट्रिक बिल पर और दूसरी चीजों पर आपने सेल्स टैक्स पे किया होगा? बिल्कुल पे किया होगा। जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आप सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन जितना इनपुट टैक्स आपने क्लेम किया होगा वो आप रिक्लेम कर लेंगे। रिक्लेम का मतलब क्या होता है इस केस में, कि आप रिफंड क्लेम कर लेंगे, ठीक है? ओके, अच्छा उसके बाद फिर गुड्स एक्सपोर्ट जो इसमें आती हैं। अच्छा देखिए, ये जो दो एक्सपोर्ट से नीचे, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप जरा इस ये दो चीजें आप पढ़ लें कि डिफरेंस बिटवीन जीरो सप्लाई क्या है। चलें काम करते हैं, नमाज का टाइम तो होने वाला है, 2 मिनट के बाद नमाज है, तो नमाज की तैयारी कर लेते हैं। और नमाज के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह 7:30 या 35 के बीच में इंशाल्लाह हम रिज्वाइन करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आप तो कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है? यस, ठीक है। अरे देखिए, हम बात ये करते कि ये जो आपने पैराग्राफ देखा ना, इसमें कि जीरो सप्लाई में और एग्जाम सप्लाई में क्या फर्क है। अच्छा, सेल्स टैक्स दोनों में चार्ज नहीं करना, क्योंकि एक एग्जाम है, दूसरा 0% है, तो सेल्स टैक्स दोनों में चार्ज नहीं करना। हाँ, लेकिन इनपुट क्लेम करने के रेफरेंस से बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए ये जो एग्जाम कोड्स हैं, उसको आप अनऑफिशियली चार्ज करना चाहें करें, लेकिन आप उसका रिफंड एफबीआर से क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि पेपर परचेज करने के बाद बुक्स पब्लिश किए, तो उसका इनपुट टैक्स आप एफबीआर से रिफंड क्लेम नहीं करोगे, लेकिन जीरो सप्लाई में आपका जो रिफंड है, जो इनपुट टैक्स है, वो एफबीआर आपको रिफंड दे देगी, और उसका एक सेपरेट प्रोसीजर भी आपके सामने भी आने वाला है। अच्छा, फिर जो हमने लिखा है हेडिंग एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम गुड्स, तो सुना जरा। देखिए, जो बुक्स आपके पास है ना, ये बेसिकली हैं सीए फाइनल के लिए, और चूंकि आपका और सीए फाइनल का सिलेबस तकरीबन मिलता ही जुलता है, तो आप भी इसको फॉलो कर लेते हैं। लेकिन ये किताब जो हमारी आपके पास है, ये एक्सपोर्ट भी होती है, इसलिए कि आई कैप ने अपना एग्जामिनेशन जो सेंटर है, वो दुबई में भी है, रियाद में भी और जद्दा में भी है। अच्छा, सीए में बहुत कॉमन होता है कि बच्चों का ट्रेनिंग पीरियड मुकम्मल हो गया, और अभी सीए फाइनल के कुछ पेपर बाकी हैं जिसमें टैक्स भी शामिल है, तो वो और जॉब उनकी बाहर हो गई, तो ये हमारी बुक्स बाहर भी जाती हैं। तो अब हुआ क्या सुने, अगर हमारे पब्लिशर ने 2000 बुक्स पब्लिश की और 100 बुक्स उसने बाहर एक्सपोर्ट कर दी, तो जो 100 बुक्स एक्सपोर्ट की हैं, उस पर रिफंड क्लेम हो सकता है। ये जो लोकल सेल हो रही है, उसका रिफंड क्लेम नहीं होगा। तो अगर एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम कोर्स होगा, तो वो एक्सपोर्ट की कैटेगरी में चला जाएगा, फिर वो एग्जाम की कैटेगरी में नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं एक्सपोर्ट के अलावा। तो एक्सपोर्ट तो है जरूरी, लेकिन उसके साथ साथ ये पढ़ना जरा देखिए, डेवलपमेंट्स, जो एम्बेसीज हैं, डेवलपमेंट मिशन कौन है, जो फॉरेन गवर्नमेंट के डेलीगेशन आते हैं। अच्छा, ब्रिटिश पर्सन कौन है, यूएनओ की तरफ से कोई डेलीगेशन आया, वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई टीम आई, उनके जो ऑफिशियल होते हैं वो ब्रिटिश पर्सन में आते हैं। तो उनको जब हम सेल करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल, आपने कुछ माल सप्लाई किया सऊदी एम्बेसी को, तो आप उनसे सेल्स चार्ज नहीं करोगे, और जो आपने सेल्स पे किया है उसका रिफंड आप एफबीआई से ले लोगे। तो एक्सपोर्ट भी है, और जो लोकल सप्लाई है वो भी सिलेक्टेड आइटम्स इसमें है, जीरो सप्लाई में आते हैं। अच्छा, उसके लिए इसको पढ़ें आप जरा, ये भी पढ़ें और ये पढ़ें। ये ना, ये एक एरिया है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अच्छा, कराची में ये लांडी के पास एक एरिया है, तो वो उसको बाकायदा डेजिग्नेट किया गया है कि ये क्या, कौन सा एरिया है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अच्छा, उसमें होते ही एक्सपोर्टर्स हैं। दूसरी बात है कि साहब एक है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी, उसकी परमिशन के साथ आप वहाँ फैक्ट्री लगा सकते हैं। ओके। अच्छा, अब सुने गौर से, अगर हम माल सप्लाई कर रहे हो, रॉ मटेरियल हो या मशीनरी हो, हम सप्लाई किसको कर रहे हैं, ईपीजेड को, तो वो हमारे पास होगा कौन सा, जीरो रेटेड सप्लाई। तो उनसे हम उसे सर चार्ज नहीं करेंगे, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ना ऑफिशियली ना अनऑफिशियली। ओके। अच्छा, अब सुने एक और से, एक्सपोर्टर जो है ईपीजेड में भी हैं, और एक्सपोर्टर नॉर्मल एरिया में भी हैं। देखिए ना, पाकिस्तान के सारे एक्सपोर्टर ईपीजेड में तो नहीं है ना, ईपीजेड में तो एक्सपोर्टर हैं ही, लेकिन कुछ एक्सपोर्टर किसमें, नॉर्मल एरिया में। अब सुने गौर से, हमने दो लोगों को माल सप्लाई किया, एक मिस्टर ए जो कि ईपीजेड में एक्सपोर्ट करते हैं वो, और एक मिस्टर बी वो भी एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन वो नॉर्मल एरिया में। तो फर्क क्या होगा सुनाई, ए से तो हमने से चार्ज करना ही नहीं, तो मिस्टर ए पे नहीं करेंगे तो रिफंड में नहीं क्लेम करेंगे, लेकिन मिस्टर बी से हम से चार्ज करेंगे, और फिर जब मिस्टर बी एक्सपोर्ट करेंगे तो वो रिफंड क्लेम करेंगे एफबीआर से। इट मींस कि जो एक्सपोर्टर ईपीजेड में है उसका कैश फ्लो बेहतर होगा, देखो ना। इसलिए जब आप सेल्स टैक्स पे करते हैं, फिर बाद में एफबीआई से रिफंड क्लेम करते हैं, तो उसमें कुछ टाइम लगता है। ओके, चलें बाहर आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, इसमें एक और जरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीए में क्वेश्चन आया, ये पॉइंट अब तक आईसीएम में आया नहीं, वो जरा स्पॉट सोचने का। उन्होंने कहा कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमने अपनी प्रोडक्ट सप्लाई की किसी रिटेलर को, और वो रिटेलर है ईपीजेड में। ठीक है, तो बात ये है
कि ईपीजेड मैन्युफैक्चरर के लिए होता है, रिटेलर के लिए ईपीजेड है ही नहीं। देखो ना, ईपीजेड एक एरिया है, वहां फैक्ट्रीज हैं, किसी ने रिटेल शॉप भी खोली होगी वहां पर, ठीक है। तो वो जो ईपीजेड है, वो ईपीजेड किसके लिए है? मैन्युफैक्चर के लिए है। रिटेलर के तो ईपीजेड है ही नहीं। इसका मतलब कि जब हम रिटेलर को माल सप्लाई करेंगे तो हम उससे सेल्स चार्ज करेंगे, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फर्दर टैक्स भी चार्ज करेंगे। ओके, तो आप इसको लिख लीजिएगा कि ईपीजेड एरिया, ईपीजेड कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रिटेलर, या आप कहीं पे नोट कर लें, ईपीजेड कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ रिटेलर। ये रिटेलर ईपीजेड में नहीं होता, और है तो वो ईपीजेड नहीं है उसके लिए। ओके, अच्छा, उसका फिर अब एक काम करते हैं, ये फिर हम एरिया बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, और जो चीज इसमें आ रही है वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा ना, अब उसके बाद ये रिफंड प्रोसीजर है आसान। देखिए, जनवरी के महीने में हमने एक्सपोर्ट किया या डिप्लोमेंट को माल सप्लाई किया, तो जो हमने सेल्स टैक्स पे किया था उन पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर, उसका हम रिफंड क्लेम करेंगे। अच्छा, रिफंड कैसे क्लेम करेंगे? नंबर 1 पढ़ें जरा। जैसे ही आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे तो विद इन 45 डेज वो आपको रिफंड दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने जनवरी में एक्सपोर्ट किया है या डिप्लोमेट्स को माल सप्लाई किया है, तो 15 फरवरी को आप रिटर्न जमा कराएं, और ये समझ लें कि मार्च के एंड तक आपको रिफंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, इतना आसान होता तो क्या बात थी। तो जरा काम करें, इसको पढ़ें आप जरा। देखिए, ये पैराग्राफ क्या है कि आपका रिफंड बनता है 10 लाख रुपए। लेकिन मैं क्या एक काम करें कि अगर आपकी एपीआर के तहत जितने लॉज हैं उसमें कस्टम एक्ट भी है, अपना सेल्स टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है, ठीक है, और कुछ और चीजें भी आ जाती हैं, एफईडी वगैरह भी है, फेडरल टैक्स लायबिलिटी भी है। तो अगर किसी भी लॉ के तहत कोई आपकी तरफ से अमाउंट पेबल है तो उस रिफंड में से एडजस्ट कर ली जाएगी। तो मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स में उन्होंने पेनल्टी लगाई, अच्छा, आप एग्री नहीं करें, आपने अपील फाइल की, मैंने कहा वो फाइल कर दिया, अपनी अच्छी बात है, हम इसको इस रिफंड में से एडजस्ट कर लेंगे। तो रिफंड में से एडजस्टमेंट करने के बाद अगर कुछ फिगर बाकी बची है तो फिर वो आपको रिफंड हो जाएगा। अब देखिए, यही पैराग्राफ से एक बात क्लियर होती है, वो ये कि अगर आपको बताया जाए कि साहब सेल्स टैक्स में कोई पेनल्टी लगाई है उन्होंने, तो आपको पे करनी है ना, ठीक है ना। तो या तो आप सेल्स टैक्स पेबल में ऐड कर दें, या रिफंड में से जीरो सप्लाई जो रिफंड है उसमें से आप माइनस कर दें। तो हम प्रायोरिटी उसको देते हैं कि अगर रिफंड की कोई फिगर बनती है तो उसमें से माइनस कर दो, ताकि फौरी तौर पर पे ना करना पड़े। इसलिए कि अगर आप सेल्स टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे तो आपको फौरन पे करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर रिफंड नहीं बनता है मिसाल के तौर पर, तो फिर आप सेल्स टैक्स पेबल में ऐड करोगे उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब उन्होंने कहा भी ऐसा है कि साहब ये एडजस्टमेंट करने के बाद विद इन 45 डेज, लेकिन उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि अगर हमें ये लगेगा कि इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट आपने सही नहीं किया है, अच्छा, उनको हमेशा यही लगता है, तो वो वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन का प्रोसीजर पढ़ लें जरा। ठीक है, देखिए आप क्या किया उन्होंने कि अगर जो है वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो कि करते ही हैं वो, तो 60 डेज तो नॉर्मल टाइम है, वो एक्सटेंड कर सकते हैं कितना, 120 डेज, और एलपीआर से परमिशन लेकर के 9 मंथ्स, तो परमिशन मिल जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे केस में रिफंड रुके में लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो बात के साथ बहुत सारे केस में सारा प्रोसीजर मुकम्मल होने के बावजूद भी रिफंड नहीं मिलता है। गवर्नमेंट कहते हैं हमारा पैसे नहीं है, पिछली गवर्नमेंट सारा खा चुकी है, आप कुछ कमाएंगे तो आपको देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर गवर्नमेंट आपको रिफंड लेट करे तो क्या करेंगे, अब जरा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अगर आपको रिफंड लेट करती है तो वो एक एडिशनल अमाउंट पे करेगी इक्वल टू काइबॉर, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, ओके, पर एनम, जो तकरीबन 12% बनता है तकरीबन, ओके। अच्छा, और अगर वो आपको कुछ एडिशनल अमाउंट पे करते हैं तो वो आपकी इनकम होगी, और वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है ना।
अच्छा, अगर आप लेट पेमेंट करें तो वो आपको पेनल्टी लगाएंगे जो आपके लिए अलाउबल टैक्स एक्सपेंस नहीं है। तो आप अगर टैक्स लेट पे करें तो पेनल्टी पे करें जो ज्यादा है, ठीक है ओके, और वो आपका टैक्स एक्सपेंस भी नहीं होगा। लेकिन वो अगर लेट पेमेंट करते हैं और कोई एडिशनल अमाउंट पे करते हैं, अगर पे करते हैं, ठीक है, तो वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो हमारे इनकम टैक्स के क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि रिफंड मिला आपको 15 लाख रुपए का और उस पर मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए आपको एडिशनल अमाउंट मिल गया, तो जो एडिशनल अमाउंट मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। जो रिफंड की फिगर है वो अदर सोर्स में नहीं आएगी। ओके, इसका फिर अब हम बात करते हैं किसकी, एग्जामिशन की। तो जरा काम करें, ये पैराग्राफ जरा पढ़ें आप लोग, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ ऑलरेडी उसके बारे में। ठीक है, कि एग्जामिशन अगर आपके पास है तो कुछ तो ऐसे केसेस हैं कि जनाब रॉ मटेरियल भी एग्जाम्प्ट है और फिनिश गुड भी एग्जाम्प्ट है, फिर तो मसला नहीं होता। लेकिन ऐसे अच्छे खासे केसेस हैं कि फिनिश गुड्स तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके रॉ मटेरियल पर या इलेक्ट्रिक बिल पर या गैस बिल पर आप सेस टैक्स पे करते हैं, तो फिर उसका आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, ना ऑफिशियली क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अनऑफिशियली आप क्लेम करना चाहें, अनऑफिशियली उसको सेल्स प्राइस में लोड करना चाहें तो कोई लॉ आपको मना नहीं करता। ठीक है, कोई बात। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, इसके अलावा और कौन कौन से आइटम आते हैं किसमें, एग्जामिशन में। अच्छा, अब सुनिएगा गौर से, देखिए ये जो है ना एग्जामिशन की लिस्ट, वो 6 शेड्यूल में है। ठीक है, उसका टेबल 1 भी है, टेबल 2 भी है, और उसमें तो जनाब मोर देन 100 आइटम्स हैं। अब वो सारे 100 आइटम्स तो आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो शायद पढ़ ही नहीं रहे होंगे। लेकिन आईकैप ने क्या किया है कि सीए फाइनल में इसको कर दिया ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो वहाँ हमारी 2 बुक्स हैं, एक टैक्स लॉस की बुक है जिसमें गवर्नमेंट के लॉज मौजूद होते हैं, वो किताब एग्जामिनेशन हॉल में वो ले जा सकते हैं। आपके पास जो है वो नोट्स की सिर्फ बुक होती है। ठीक है, तो हमने नोट्स की बुक में क्या किया है, वो सिलेक्टेड आइटम आपको लिख के दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि एग्जामिनेशन किन किन चीज़ों पर आप क्लेम करते हैं। ये अब जो लिस्ट आपके पास आ रही है वो कंप्लीट लिस्ट नहीं है। ओके, अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, लाइव एनिमल्स, बकरी इधर भी गई, आपने बकरे खरीदे, ऊँट खरीदे, गाय खरीदे, ओके, उस पर आपने कोई सेल्स टैक्स पे नहीं किया। ओके, इसका फिर ये पढ़ें जरा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर मैन्युफैक्चर। देखिए ना, जब तक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसी शेप में चलती रहेगी और कंज्यूम होती रहेगी उस पर सेल्स टैक्स नहीं है। लेकिन जब वो कहीं जा करके किसी स्टेज पर सब्जेक्ट टू फर्दर मैन्युफैक्चर हो जाती है तो फिर उस पर सेल्स टैक्स चार्ज होता है, अनलेस कि कोई स्पेसिफिक एग्जम्पशन हो। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्जम्प्ट है, लेकिन जब फैक्ट्री में गई और शुगर बन गई तो शुगर पे सेल्स टैक्स लगता है। ओके, अच्छा, इसी के सेम एक और चीज सुनेगा, वो ये कि सेल्स टैक्स में मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन जरा वाइड है। ठीक है, ओके, उसमें ये भी है कि अगर आपने प्रॉपर मैन्युफैक्चर नहीं की लेकिन सिर्फ आप क्या करें उसको पैक करके ब्रांड नेम के साथ बेच रहे हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंगोज का जमाना आजकल चल रहा है, आपको भी शायद पसंद होगा। ठीक है, देखिए तो मैंगोज जब तक आप खाते रहेंगे उस पर कोई सेल्स नहीं है। लेकिन मैंगोज गए जूस फैक्ट्री में, उन्होंने क्या किया, उसका पल्प निकाला, मिल्क उसमें ऐड किया और जूस बना दिया, जूस का पैकेट बना के आप बेच रहे हैं। अच्छा, आई डोंट नो, जिंदगी में कभी आप लोगों ने फ्रूट जूस पिया डब्बे वाला? ठीक है, चलो नहीं भी पिया है तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, कहीं जाए बाहर कचरा पड़ा हुआ उसमें डब्बा उठा के देख लें, उस पर लिखा होता है रिटेल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, रिटेल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। ठीक है ना, जबकि उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पैकिंग है ना। सिर्फ बल्कि चले, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इसमें तो फिर भी चले, पल्प निकाला, मिल्क ऐड किया, सब कुछ किया ना। ओके, सुने, शान के मसाले, नेशनल के मसाले, मेहरान के मसाले, ओके, ये अगर आप कभी चेक करना चाहें तो चेक करें, शान के साबुत काली मिर्च का पैकेट, उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, साबुत काली मिर्च पैक किए हैं और ब्रांड नेम के साथ बेच रहे हैं, उस पैकेट पे लिखा होता है सेल्स टैक्स।
क्योंकि सिर्फ पैक करना और ब्रांड नेम के साथ सेल करना वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है। जब तो सुने, काली मिर्च क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? बिल्कुल है। ओके, तो जब तक वो बगैर ब्रांड नेम के सेल होती रहेगी ना, उस पर सेल्स टैक्स नहीं है। वही जब शान वालों ने क्या किया, आपने ब्रांड नेम के साथ सेल किया, ये मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, तो उस पर सेल्स टैक्स लगता है। अच्छा, उसके बाद चलें, इसको छोड़ दें, कोई इतना खास नहीं है। देखिए, होली कुरान अदर होली बुक्स और रिकॉर्डेड इन ऑडियो और वीडियो कैसेट्स। अच्छा देखिए, बुक्स तो वैसे भी एग्जाम्प्ट हैं, लेकिन अगर डीवीडीज वगैरह में, वीडियो कैसेट्स में, ठीक है, अगर होली मटेरियल है तो एग्जाम्प्ट है। कि अगर कुछ ऐसे डीवीडीज हैं जिसमें कुरान शरीफ है, तिलावत है, या चलें हिंदुओं के भजन है, क्योंकि होली मटेरियल का मतलब सिर्फ इस्लामिक मटेरियल नहीं है, हिंदुओं की जो अपनी किताब है वो भी तो होली मटेरियल में आती है ना, तो वो एग्जाम्प्ट है। इससे पता चला कि जो डीवीडीज आप लोग देखते हैं वो टैक्सेबल है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन बहुत वाइड है, तो उसमें ये भी आता है। अच्छा, आजकल तो खैर नेट पर हर चीज अवेलेबल होती है, लेकिन एक जमाने में, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, हर गली मोहल्ले में आपको डीवीडीज की शॉप नजर आती थी। तो होता क्या था, कुछ बाकायदा मार्केट्स थी, उन्होंने क्या करना होता था, वो इंडियन फिल्म आई, उन्होंने एक दिन में हजारों लाखों डीवीडीज बनाई और मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया, रेंट पे देना शुरू कर दिया। ओके, तो वो जो डीवीडीज ब्लैंक लेकर के उसमें फिल्म रिकॉर्ड करेंगे ना, वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो हम आगे जाके देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन क्या है। उसके बाद सैंपल्स इंपोर्ट करेंगे तो एग्जाम्प्ट है, लोकल सैंपल्स टैक्सेबल है। तो मैं लोकल सैंपल की जरा बात कर लेता हूँ, सुने गौर से। अगर मैं बोर्ड मार्कर्स का मैं मैन्युफैक्चर हूँ, बोर्ड मार्कर होते हैं ना, उसका मैं मैन्युफैक्चर हूँ। अच्छा, इस वक्त जो मेरे कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, वो तो मुझसे माल परचेज कर रहे हैं, लेकिन कोई होलसेलर है जो सब मेरा माल परचेज नहीं कर रहा है, मैं उसके बाद जाके कह सकता हूँ जनाब ये 100 मार्कर आप रखें, इसको बेचें, ये मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, और जब आपको जरा अच्छा लगे, प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो फिर आप मुझसे परचेस करते रहना बाद में। ये वो ना एग्जाम्पल। तो अब सुने, अगर एक मार्कर है 100 रुपए का और आप होलसेलर हैं, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो 100 रुपए तो चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन आपसे 17% से चार्ज करूंगा, क्योंकि वो टैक्सेबल है। फ्री में देना भी मेरी टैक्सेबल सप्लाई है। ओके, अब मसला क्या आता है, सुना गौर से। आप होलसेलर हैं, हो सकता है आप कहें जनाब मैं क्यों सेल्स टैक्स पे करूं, माल उठाओ ले जाओ, ठीक है ना, तो आपके पास माल रखवाना मेरी जरूरत है ना, आपकी जरूरत तो नहीं। तो मैंने क्या काम करें, आप माल रखें और मुझे से भी ना पे करें, फिर क्या होगा, मैं अपनी कैलकुलेशन में उस पर आउटपुट टैक्स शो करूंगा और अपनी जगह से पे करूंगा। देखिए और सुनिएगा, सेल्स टैक्स में ये तो मसला ही नहीं है कि हम आपसे सेल्स टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, अपने कस्टमर से नहीं कर सकते, हमें आउटपुट शो करके पे करना पड़ेगा। हम अपने कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तो हमारा मसला ही नहीं है ना, ये तो एफबीआई का मसला नहीं है। ठीक है, ओके, तो आप सुनो गौर से। बल्कि एक और चीज देखिए, अगर चले सैंपल को छोड़ देंगे, मैंने आपको 1 लाख रुपए का माल सप्लाई किया, इनवाइस रेस की 1 लाख प्लस 17,000, और अभी आपने पेमेंट नहीं की है, तो आउटपुट भी एक्यूमुलेट बेस पर होता है, इनपुट टैक्स भी एक्यूमुलेट बेस पर होता है। ओके, तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम आउटपुट शो करके और एचबीआर के पास जमा करा देंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप हो गए बेड डेट्स, तो मेरा 1 लाख भी गया, 17,000 भी गया, और इनकम टैक्स में बेड डेट्स का एक कंसेप्ट है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ठीक है ना। ओके, सेल्स टैक्स में बेड डेट्स का कंसेप्ट ही कोई नहीं, सेल्स टैक्स में बेड डेट्स का जिक्र ही कोई नहीं। पार्टी लेके पैसा भाग गई तो मेरा 1 लाख भी गया और वो 17,000 भी गया जो मैं एफबीआई के पे जमा करा चुका हूँ। ठीक है, ओके, उसका फिर अब ये है गुड्स इंपोर्टेड बाय डिप्लोमेट्स। तो सुने, गुड्स हम सप्लाई करेंगे तो हमारे लिए जरूर सप्लाई है, यानी डिप्लोमेट्स उस पर सेल्स टैक्स पे नहीं करेंगे, डायरेक्टली वो खुद इंपोर्ट करेंगे तो एग्जम्प्ट है। इट मीन डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशन एंड ब्रिटिश पर्सन, ये पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई सेल्स टैक्स नहीं पे करते, डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे एग्जम्प्ट होगा, लोकल परचेज करेंगे तो भी कोई उनसे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेगा। ओके, उसका फिर
पर्सनल बैगेज इंपोर्टेड बाय ओवरसीज पाकिस्तानीज। तो सुनिए जरा, ये बाकायदा स्कीम होती है कि जो पाकिस्तानी बाहर गए और फिर वापस आते हैं वो, तो बाकायदा स्कीम है पर्सनल बैगेज स्कीम। अच्छा मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन अगर आपके बड़े भाई मिसाल के तौर पर, ठीक है, बाहर गए 8-10 साल बाहर आए, तो जब वापस आते हैं तो वो इस स्कीम के तहत गाड़ी ला सकते हैं, ठीक है, उस पर कोई सेल्स टैक्स उन्हें पे नहीं करना, फर्नीचर ला सकते हैं, ओके, उस पर कोई सेल्स टैक्स पे नहीं करना। और क्या ला सकते हैं साथ अपने, बताओ? गाड़ी है, फर्नीचर है, उसके साथ और क्या ला सकते हैं आपके बड़े भाई? बोलना पड़ेगा। हेलो, ताकि पता चले कि आप लोग एक्टिव भी हैं या नहीं है, ठीक है ना? भाभी, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो अपने लिए कोई मेम ला सकते हैं। चले मुझे बताइएगा, जो मेम लेकर के आ रहे हैं, देखिए जो भाभी लेकर के आ रहे हैं, वो पर्सनल बैगेज स्कीम में तो नहीं आएगी ना। लेकिन अगर पर्सनल बैगेज स्कीम में ना भी आए तो इसमें तो आ जाएगी ना, ठीक है ना? नहीं होगी वो एग्जाम, इस कैटेगरी में एग्जाम नहीं होगी तो इस कैटेगरी में हो जाएगी। आप किसी ने क्वेश्चन के साथ रास्ते में इंतकाल हो गया, अब क्या होगा? ठीक है ना? ओके, तो बहरहाल तो वो फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल नहीं। चलें, इसके बाद बाकी चीजें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम चाह रहे हैं बेसिक कंसेप्ट की बात कर ली जाए, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, ओके? अच्छा ना, उसके बाद ये सब बाद में डिस्कस करते हैं। चलें, अब निकालें जरा पैरा नंबर 2.10। पैरा नंबर 2.10। देखिए ना, एक कंसेप्ट ये है छोटा सा कि अगर आपने कुछ चीजें परचेज की हैं, ओके, और हर महीने हम कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या जरूरी है कि जितनी आपने चीजें परचेज की सारी के साथ इसी महीने में सेल कर दी हूँ? जरूरी ना, हो सकता है कुछ चीजें आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में हो, तो जो चीज आपने बेची नहीं है उसका तो आउटपुट टैक्स नहीं आ रहा ना। तो उस चीज पर जो आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया होगा, हमारा इनपुट टैक्स जो आपने पे किया होगा, क्या वो क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज यस। इसलिए ये देखिए जनाब, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन पीरियड बेसिस इंस्टेड ऑफ आइटम बेस। तो हम जब इनपुट टैक्स का एडजस्टमेंट करते हैं तो वो पीरियड वाइज होता है, आइटम टू आइटम बेस पे नहीं होता वो, ओके? अच्छा, अब ये एक काम करें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो आपके बुक में नहीं है, तो आप समझ लें फिर उसका क्लिक कर लीजिएगा, राइट? देखिए, मिसाल के तौर पर सितंबर का महीना है, हमने 3 चीजें परचेज की हैं, ए बी सी। अच्छा, प्राइस क्या है? 100 रुपीज ईच, ठीक है ना? और हमने हर एक पर 17 रुपीज सेल्स टैक्स पे किया है, तो टोटल इनपुट टैक्स कितना हो गया? 51। उसके बाद अच्छा, अब भी क्लिक नहीं करना, पहले एग्जांपल मुकम्मल हो जाए उसके बाद। अच्छा, हमने क्या किया कि इसी महीने में आइटम ए और बी हमने सेल कर दिया, और सी अभी हमारे पास स्टॉक में मौजूद है। तो अब ऐसे में हमारी सेल वैल्यू है 170। तो उस पर 17% आ गया, 29 एंड 29। तो टोटल आउटपुट टैक्स है कितना? 58। टोटल इनपुट टैक्स कितना है? 51। तो हम क्या करेंगे, 58 माइनस 51, 7 रुपीज हम एचबीआर को पे कर देंगे, ठीक है? तो अब मुझे बताइएगा, इस कैलकुलेशन में आइटम सी का भी क्या हमने इनपुट क्लेम कर लिया? यस, क्योंकि हमने 51 माइनस किया है, 51 में तो आइटम सी का इनपुट भी शामिल हो गया, ठीक है ना? तो इससे क्या पता चला कि इनपुट क्लेम करने के लिए किसी चीज का सेल करना लाजमी नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि हम इनपुट भी एक्रूवल बेस पर होता है, आउटपुट भी एक्रूवल बेस पर होता है, इनपुट भी मंथ बेस पर होता है और आउटपुट भी मंथली बेसिस पर होता है, ठीक है? अच्छा, इससे पहले कि आपको अभी करें, एक और एग्जांपल सुने। देखिए, 3 चीजें बेची, इनपुट कितना उसका? 51, सॉरी 3 चीजें परचेज की। अब हमने उसमें सिर्फ एक चीज बेची है, ए, बी और सी हमारे पास स्टॉक में मौजूद है। तो अब इस केस में क्या वो पता है, आउटपुट टैक्स है 29, इनपुट टैक्स है 51। तो ये क्या हो गया?
एक्सेस इनपुट टैक्स, ये आप रिफंड क्लेम ना करें, इसको आप कर दें कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। और आगे जाके इसमें एक 90% का रिस्ट्रिक्शन का मसला भी आएगा, वो फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं, फिलहाल हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। उसने अगर आपके पास कोई चीज आपने परचेज की है और बेची नहीं, उसका इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर कभी ऐसा हो कि आपने कोई ज्यादा ही चीजें परचेज कर ली और सेल बहुत कम किया है, तो जो एक्सेस इनपुट टैक्स अगर आएगा उसको आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो रिफंड फौरी तौर पे कौन सा मिलता है आपको, जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि अप्लाई कर सकते हो, मिलेगा कब वो अल्लाह की मर्जी, ठीक है ना। यहाँ अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं, इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब ये आप कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो आगे जाके एक जगह लिखा हुआ है कि जून तक तो कैरी फॉरवर्ड करो, उसके बाद देखेंगे। यानी अगर आपका ये महीना चल रहा है कौन सा, अगस्त का, इसमें कुछ एक्सेस आ रहा है, तो अब चांसेस क्या है अगले महीने ज्यादा सेल करोगे, तो ठीक है एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट ना हो तो जून तक तो कैरी फॉरवर्ड करते रहो, जून के बाद एप्लीकेशन दोगे, ठीक है। जबकि जीरो सप्लाई की आप हर महीने एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जो रिफंड आता है। चलिए काम करें, एग्जाम्पल जरा कॉपी कर लें, क्लिक कर लो और बाद में इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, क्लिक कर लिया आपने जनाब। अब इसके बाद यहां से आपके अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट स्टार्ट होंगे, ठीक है। देखिए, a registered person is entitled to deduct his input tax during tax period for the purpose of tax supply made or to be made। ये तो हमने आपसे कहा कि जो आपने सप्लाईज कर दी है, जो आपने सेल कर दिया है, उन आइटम्स का इनपुट भी क्लेम कर सकते हो जो टू बी मेड है, जो स्टॉक आपके पास है जो आपने सेल नहीं किया है, उसका भी आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, एंड फॉर दिस पर्पस ही मस्ट होल्ड। तो अब आपके पास एक बेसिक चीज आ रही है कि इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए क्या कोई कंडीशन है, यस। बेसिक कंडीशन ये है कि आपके पास होनी चाहिए टैक्स इनवॉइस। अच्छा, अब इसको पूरा ना पढ़ें, आपका इसका होना चाहिए टैक्स इनवॉइस। अच्छा, अब टैक्स इनवॉइस कौन इशू करता है, रजिस्टर्ड पर्सन। तो इससे पता चला कि आप खुद भी रजिस्टर्ड हो और जिससे आपने परचेज किया है आपका सप्लायर, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन हो। ये हम अपने एग्जांपल नंबर 2 देख चुके हैं कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हैं तो वो अनऑफिशियली से चार्ज करे, वो करें, आप उसका इनपुट नहीं क्लेम कर सकते। तो आपका सप्लायर एक ऐसी इनवॉइस इशू करे जिसमें सेल्स सर्टिफिकेट अलग से अपीयर हो, उससे हम कहते हैं टैक्स इनवॉइस। अच्छा, ना सिर्फ टैक्स इनवॉइस हो बल्कि उस पर आपका नाम भी होना चाहिए और आपका नेशनल टैक्स नंबर भी होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपने परचेज किया है तो उस पर आपका नेशनल टैक्स नंबर होगा। और ये हम इनकम टैक्स में बात कर चुके हैं कि जितने इंडिविजुअल्स हैं उनका एनआईसी नंबर ही एनटीएन की जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। और जो एओपी और कंपनी है वो तो नेशनल टैक्स नंबर वैसे भी लेते हैं अलग से, ओके। अच्छा, अब ये एग्जाम में आ चुका है कि एक है मिस्टर ए, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ओके। अच्छा, उनके एक अंकल हैं, वो भी उन्हीं के साथ जॉब करते हैं, पार्टनर नहीं, एम्प्लॉई, ओके। और अंकल गए और अपने नाम पर इनवाइस बना के ले आए, परचेज किया। तो अब वो चूंकि इनवाइस पर रजिस्टर्ड पर्सन का नाम नहीं है तो मिस्टर ए जो है वो उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे, ठीक है, वो बात। अच्छा, दूसरा अब आइए इलेक्ट्रिक और गैस के बारे में। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर आप सेल्स टैक्स पे करते हैं, वो बिल्कुल आपका इनपुट टैक्स होता है। अब मसला क्या आता है कि इलेक्ट्रिक जो बिल आपको देती है ना, मंथली बिल, वही टैक्स इनवॉइस होती है, वो अलग से कोई इनवॉइस इशू नहीं करते, उसी बिल के ऊपर सेल्स टैक्स की फिगर भी होती है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के साथ उसको आपके नाम पर हो और आपका एंट्री नंबर हो। अब यहाँ एक मसला पता क्या आता है कि बिल्डिंग आपने परचेज कर ली और मीटर आपके नाम पर होगा, तब तो आपके नाम पर बिल आएगा ना। लेकिन अगर बिल्डिंग आपने रेंट पे ली हुई, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक बिल तो आपके नाम पे होना नहीं, वो तो ओनर के नाम पर होगा। फिर आप क्या करें, तो उसके लिए उन्होंने क्या काम करते हैं, ठीक है, कि आप एक काम ये करें कि अगर आपके पास रेंटेड प्रॉपर्टी है
तो आपके इलेक्ट्रिक को एक एप्लीकेशन दें, उसकी एक कॉपी सबमिट करेंगे उसको सेल्स डिपार्टमेंट को, वो आपस में चेकिंग करने के बाद तो कोई इलेक्ट्रिक पता क्या करेगी, बिल तो होगा ओनर के नाम पर, लेकिन आपका नेशनल टैक्स नंबर उस पर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कह लें, एनटीएन के लिए बात एक ये, तो उस पर आपका एनटीएन नंबर आ जाएगा। थोड़ा कितना काफी है, ओके। और सुने इस कंसेप्ट के ऊपर, जैसे मिनट है, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। ये कंसेप्ट नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ने जरा आपको, लास्ट पैराग्राफ। अच्छा, इलेक्ट्रिक बिल पर सेसेस कब क्लेम कर सकते हैं, पेमेंट करेंगे, ये एक्नोड बेस पे नहीं होता है, ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया। और उसके बाद बस ठीक है, जैसे मिनट एक मिनट ठीक है, देखिए। तो अब इसमें क्या हुआ कि अगर आपका एंटी नंबर उसमें आ जाएगा ना तो इतना काफी होगा। अच्छा, दूसरा फिर अब ये पढ़ें जरा, गुड्स डिक्लेरेशन, बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट के केस में। अच्छा, इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री तो बनेगी, लेकिन मसला सुनेगा, गुड्स डिक्लेरेशन इंपोर्ट डिशेज पर ये भी है पेमेंट बेसिस पर, इसलिए कि जब तक पेमेंट नहीं करोगे उस वक्त तक माल क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। और जब तक पेमेंट नहीं करोगे उस वक्त तक गुड्स डिक्लेरेशन भी मुकम्मल नहीं होता है। और सोचने का, देखिए, अगर मैं आपसे लोकल परचेज कर रहा हूँ 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए का माल मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो इन दोनों में पता क्या फर्क होगा। आपसे मैं लोकल परचेज कर रहा हूँ तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि आपने माल मुझे दे दिया, इनवाइस बना के दे दी, मैंने पेमेंट नहीं की, पेमेंट हम करेंगे अगले महीने, ठीक है, हो सकता है ना। लेकिन इंपोर्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। इंपोर्ट के केस में तो जब तक हम सेल्स टैक्स की फिगर और कस्टम ड्यूटी और एफडी सब पेमेंट ना करें उस वक्त तक माल क्लियर ही नहीं होता है, और उस वक्त तक कोई डिक्लेरेशन भी मुकम्मल नहीं होती है। तो इसलिए जब तक इंपोर्ट स्टेज पर हम पेमेंट ना करते हम इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। यही वजह कि एक दफे क्वेश्चन पता है क्या है एससीए में, कि 1 लाख केजी इंपोर्ट किया है और अभी 60,000 केजी क्लियर कराया है, 40,000 केजी कस्टम डिपार्टमेंट के पास मौजूद है। इट मीन्स कि हमने उस 40,000 केजी के ऊपर सेल्स टैक्स पे नहीं किया है। तो गुड्स डिक्लेरेशन जो बनी है, जो उस पे स्टैम्प लगा है, वो 60,000 केजी की है, ठीक है ना। गुड्स डिक्लेरेशन एक पेपर है, वो बन तो क्या कि जब तक कस्टम डिपार्टमेंट उसको एंडोर्स नहीं करेंगे कि हाँ कितनी पेमेंट हो गई है, वो मुकम्मल नहीं होता ना, ठीक है। इससे किसी एक और चीज है, देखिए, ऑक्शन, पब्लिक ऑक्शन होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऑक्शन में कोई चीज आपने परचेज कर ली, तो अब उन्होंने क्या किया, उसमें वो कहते हैं कि एक काम करें कि उसका सेल्स टैक्स जरा अलग से पे कर दें, ट्रेजरी चालान, ये बैंक चालान है, और जिस पर आपका नाम और एंट्री नंबर आ रहा होगा। तो यहाँ भी चूंकि पेमेंट करना कंडीशन है, तो ये चालान कब बनेगा, जब आप पेमेंट करोगे, उसके बगैर ये चालान नहीं बनता है। तो आप सुने गौर से, हम बहुत सारे केसेस में हम इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं ना, लेकिन अब हमें देखना ही पड़ेगा कि किस केस में हमें एक्रूअल बेस पर इनपुट क्लेम करना है। कुछ केस में हम जब तक पेमेंट ना करें उस वक्त तक इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि सुने, आउटपुट टैक्स तो होता है एक्रूअल बेसिस पर है, आउटपुट के लिए पेमेंट रिसीव होना लाजमी नहीं है, लेकिन इनपुट के केस में भी कंसेप्ट तो यही है, एक्रूअल बेसिस। लेकिन उनका 3 ऐसे केसेस हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। वो 3 केसेस क्या क्या हैं, यूटिलिटी बिल्स, इंपोर्ट और ऑक्शन। तो एक काम करते हैं, इसका हम एक चार्ट बना लें। अच्छा, ये चार्ट आपके ऊपर नहीं है, देखिए, इनपुट टैक्स कैन बी क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ, कुछ केस में पेमेंट बेसिस पर, कुछ बेसिस पर एक्रूअल बेसिस पर, ओके। अच्छा, देखिए, इसमें पेमेंट बेसिस क्या है, इंपोर्ट्स। तो एग्जाम आ चुका है कि 1 लाख केजी की इंपोर्ट की है, 60,000 केजी क्लियर कराया है पेमेंट करने के बाद, और 40,000 अभी कस्टम डिपार्टमेंट के पास मौजूद है। इट मीन्स कि हम इनपुट टैक्स कितने केजी का क्लेम करेंगे, क्योंकि गुड्स डिक्लेरेशन बना है 60,000 केजी का, 40,000 केजी का तो गुड्स डिक्लेरेशन उन्होंने एंडोर्स नहीं किया है, स्टैम्प नहीं किया है, ओके। इंपोर्ट, अच्छा, उसके बाद है परचेज थ्रू ऑक्शन, ठीक है ना, कि पेमेंट करेंगे तो फिर हम इनपुट क्लेम कर सकते। हो सकता है, देखिए ना, कि आपका जनवरी का महीना है, वो आपको बता दें कि 31 जनवरी को परचेज किया है
लेकिन सेल्स टैक्स की पेमेंट की आपने 1 फरवरी को, तो ये फरवरी का महीने का इनपुट टैक्स होगा। जब तक पेमेंट नहीं करोगे इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे किसी यूटिलिटी बिल्स, तो सुने गौर से, ये एग्जाम में आ चुका है कि ये हमारा फर्स्ट मंथ है बिजनेस का। ओके, जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया है और जनवरी में फैक्ट्री स्टार्ट की है। ओके, तो जनवरी का बिल आ चुका है, पेमेंट की है 2 फरवरी को, तो अब इसका इनपुट टैक्स आप कब क्लेम करेंगे? फरवरी के महीने में। जनवरी का इनपुट टैक्स है ही नहीं है। और उसके बाद तीसरी चीज क्या है कि इन तीनों के अलावा बाकी जो कुछ है वो सब एक्रूवल में जाएगा। लोकल परचेस करें या प्रिंटर से इनवॉइस प्रिंट करवाएं, ठीक है, या सर्विसेज का जो सेस होता है वो है। ओके, तो जरा काम करें, ये चार्ट आपके सामने मौजूद है, इसको जरा आप क्लिक कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, क्लिक कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, ये छोटा सा कंसेप्ट और है, इसका जरा पहले टीएफआर का पढ़ने पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, अब कैसी है कि आप जनवरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और 15 फरवरी को आपने रिटर्न जमा करा दिया। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई परचेज इनवाइस आपसे मिस हो गई हो और इनपुट टैक्स क्लेम होना रह गया हो सकता है ना। 1 लाख रुपए की कोई इनवाइस है जो आपसे रिकॉर्ड होना रह गई हो, ठीक है ना, और आपने इनपुट टैक्स कम क्लेम किया। अच्छा, इनपुट टैक्स कम क्लेम करने का मतलब पता है क्या होता है कि आपने एचबीआर को से ज्यादा पे कर दिया। अगर आप इनपुट टैक्स को क्लेम न कर सकें तो आउटपुट में से माइनस नहीं किया आपने, तो सेल्स पे बिल आपका बढ़ गया। ओके, तो आपने क्या किया कि इनपुट टैक्स कम क्लेम करने की वजह से आपने सेल्स डिपार्टमेंट को, एचबीआर को ज्यादा टैक्स जमा करा दिया। अच्छा, पता चला आपको मार्च के महीने में, तो पहले के जमाने में होता था कि आप रिटर्न रिवाइज करें जनवरी का और रिफंड क्लेम करें। ओके, और आपको पता है कि एफबीआई से रिफंड क्लेम करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब उन्होंने बेनिफिट पता क्या दिया है कि अगर जनवरी की इनवाइस आपसे मिस हो गई, पता चला कब मार्च में, तो आपको जनवरी का रिटर्न रिवाइज नहीं करना, आप मार्च के इनपुट में उसको शामिल कर दें। तो मार्च के महीने में आप सेल्स कम पे करें, ठीक है ना, तो रिफंड क्लेम करना उसकी जो हैसेज होती है उससे आप बच गए। अच्छा, अब ये काम आप कब तक कर सकते हैं? 6 टैक्स पीरियड्स, और भी कौन से? नेक्स्ट। इट मीन जनवरी का आपने रिटर्न जमा कराया, उसमें आपसे कोई इनपुट क्लेम करना रह गया, तो कब तक क्लेम कर सकते हैं? फरवरी से लेकर के जुलाई तक। नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स, फरवरी से लेकर के कब तक कर सकते हैं? जुलाई तक कर सकते हैं। दूसरा फिर एक और मसला सुनिएगा, अगर आपको पता चला सितंबर में, आप क्या करें? ठीक है ना, तो बात ये कि एक और प्रोविजन पता क्या है गौर से सुनिएगा, वो ये कि अब आप रिफंड एप्लीकेशन दें। अब आप उसका सितंबर का इनपुट ना क्लेम करें, आप उसको रिफंड एप्लीकेशन दें। अच्छा, रिफंड एप्लीकेशन कब तक दे सकते हैं? 1 साल तक। तो अब आप क्या करेंगे? अगले साल जनवरी तक आप रिफंड एप्लीकेशन दें। अच्छा, और पता चला कि 1 साल के बाद पता चला, अब क्या करें? तो एक और सुनने के, देखिए सेल्स टैक्स में जितनी भी टाइम लिमिट्स हैं, 6 मंथ्स हो या 1 साल हो या कोई और हो, कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो आपको एक्सटेंशन दे सकता है, ठीक है। ओके, अच्छा, आउटपुट टैक्स की बात मैं भी करता हूँ, ठीक है, जैसे मिनट ना, तो सुना गौर से, सेल्स टैक्स लॉज में जितनी भी टाइम लिमिट्स हैं, यहाँ 6 टैक्स पीरियड है या 1 साल है या कोई और भी टाइम लिमिट हो, आगे जाके 180 दिन जो भी है, उन सब टाइम लिमिट्स में
कमीशन के पास ये पावर है कि आप उसके पास जाएं, उसको एप्लीकेशन दें, उसको कन्विंस करें थ्रू एविडेंस और अदरवाइज, तो वो आपको एक्सटेंशन दे सकता है। ओके, तो आप ये नेक्स्ट 6 मंथ्स की एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। इट मींस अगर सितंबर में पता चले तो फिर आप ये कर सकते हैं कि या तो आप एप्लीकेशन दे करके एक्सटेंशन ले लो, तो सितंबर के महीने में शामिल कर दो उसको, या फिर रिफंड एप्लीकेशन दे दो। ये होगा ना कि आप सुने गौर से, एग्जाम पर्पस के लिए हम एक्सटेंशन को कंसीडर नहीं करते, इसको कहीं लिख लो। जितनी भी टाइम लिमिट्स में एक्सटेंशन की बात होगी, एग्जाम पर्पस के लिए हम अज्यूम नहीं करेंगे एक्सटेंशन मिल गया, क्योंकि आप अप्लाई करें एक्सटेंशन मिले नहीं मिले हमें क्या पता। तो हम तो पता क्या करेंगे, अगर हमारे एग्जाम क्वेश्चन में आए कि हम सितंबर की कैलकुलेशन करें और जनाब जनवरी का इनपुट मिस हो गया, तो अब हम उसे सितंबर के महीने में शामिल नहीं करेंगे। हम एक दिन नोट लिख देंगे कि रिफंड एप्लीकेशन आनी पड़ेगी अलग से। हाँ, लेकिन यही महीना अगर मार्च का हो तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम इनपुट क्लेम कर सकते हैं। एक बात, दूसरा एक और चीज जो यहाँ लिखी हुई नहीं है, देखिए वो सुने, ये जो उन्होंने कहा ना कि आप जनवरी का इनपुट मिस हो गया और आप उसे मार्च के इनपुट में शामिल कर लें, ये एक बेनिफिट दिया गया है। वरना अगर आपसे कहते ये पैराग्राफ निकाल दें और आपसे कहें जनाब जनवरी रिटर्न रिवाइज करो, तो रिटर्न रिवाइज करने की अपनी कॉम्प्लिकेशन होती, रिफंड क्लेम करो तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन होती, तो एक बेनिफिट दिया गया आपको। तो ये बेनिफिट सिर्फ इनपुट टैक्स के लिए है, आउटपुट टैक्स के लिए नहीं है। अगर आउटपुट टैक्स में आपसे कोई सेल्स इनवॉइस मिस हो जाती है जनवरी में, इट मींस आपने सेस कम पे किया है, ये तो है गुनाह कबीरा, मगर इसकी माफी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। इसके लिए आप रिटर्न रिवाइज करें और वो चेक करेंगे कि ये आपने कहीं जानबूझकर नहीं किया। अगर उनको लगता है कि आपने इंटेंशनली किया है तो वो पेनल्टी भी लगाएंगे साथ में। तो ये बेनिफिट सिर्फ किसके लिए है, इनपुट टैक्स के लिए है, ठीक है ना। अगर जनवरी में सेल्स इनवॉइस मिस हुई है तो उसको आप मार्च के सेल्स इनवॉइस में आउटपुट शो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रिटर्न रिवाइज करना होगा। तो इस पॉइंट को आप कहीं लिख लो अलग से, ये मैंने इस पैराग्राफ में लिखा हुआ नहीं है क्योंकि हर चीज लिखी हुई नहीं होती ना, कुछ चीजें जबानी भी होती हैं। ओके, तो चलें काम करें, इस पॉइंट को लिख लो, ये जो बेनिफिट है ये एप्लीकेबल है किसके लिए, इनपुट टैक्स ओनली, आउटपुट टैक्स के लिए बेनिफिट नहीं है। इसको आप कहीं लिख लें, एक दो मिनट में खामोश रहता हूँ फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा ना, अब आगे चलते हैं। देखिए ना, देखिए ये एक लिस्ट है पैरासी कि इनपुट टैक्स क्लेम करने पे क्या कुछ कंडीशंस हैं, यस, ठीक है ना, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अब जितने पैराग्राफ्स आपके सामने आ रहे हैं इस पैरासी में, आप देख रहे हैं अच्छे खासे पैराग्राफ है ना, तो किसी एक में भी आप आ जाएंगे ना तो फिर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकेगा। कुछ कंडीशंस हैं, पूरी कर दें तो ठीक है, नहीं तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। और इससे पहले कि हम इसको इसकी बात करें, ये आपको याद होगा कि हमने एक पैराग्राफ आपके साथ शेयर किया था, जैसे मैंने देखिए, मैं पहले बता दूं कि आपको रिवाइज करा दूं कि इनपुट ना क्लेम करने का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे मिसाल के तौर पर ये केस है ना, सीरियल नंबर 2 पे यहाँ इनपुट एक्स कितना आ रहा है 1870, आउटपुट एक्स कितना आ रहा है 1972, फर्दर इसको फिलहाल भूल जाओ। तो ये अपने रिटर्न के साथ ये जो होलसेलर है एक बार को कितने जमा करा रहा है 102 ओनली। लेकिन अगर अच्छा इसने परचेज किया रजिस्टर्ड पर्सन से, ये खुद पे रजिस्टर्ड है, वो मसला नहीं है ना। लेकिन अब जो कंडीशन आएंगी
उनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल ना हो तो पता क्या होगा, 1870 हो जाएगा नील, और जो 102 है वो कितना बन जाएगा, 1972। तो अब आपका सारा गेम यही है कि इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। अगर आप किसी रेस्ट्रिक्शन में किसी नेगेटिव लिस्ट में आ जाते हैं तो फिर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, वो डिसअलाउ हो जाएगा। और सोचने का आउटपुट टैक्स पर कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, आउटपुट टैक्स में कोई एग्जाम तो अलग बात है, जैसे बुक्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, मेडिसिन है, लेकिन अगर गुड्स टैक्सेबल हैं तो फिर आउटपुट टैक्स तो आपने चार्ज करना ही करना है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। आउटपुट टैक्स अगर चार्जेबल है तो कभी डिसअलाउ नहीं होता। इनपुट टैक्स क्लेमेबल है लेकिन लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट है, कंडीशन है, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं की तो 1870 जीरो हो जाएगा, 1870 नील हो जाएगा, 1972 कभी नील नहीं होगा। ओके, तो अब एक काम करते हैं, अब हम आते हैं इसके ऊपर कि हमारे पास कंडीशन क्या क्या हैं। अच्छा, अब एक चीज सुनिएगा, देखिए जो हमारा पैरा सी है ना, ये आपको याद भी करना पड़ेगा, इसलिए कि इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो समझ लें कि इस लिस्ट के बगैर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता ही कोई नहीं। ठीक है, ओके, तो सुने, इन द फॉलोइंग केसेस अ रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिक्लेम डिडक्ट हिज इनपुट टैक्स। ओके, वो केस क्या है, पहला आसान है, एग्जाम गुड्स के अगेंस्ट, हम सर्विस की बात बाद में करते हैं, एग्जाम गुड्स के अगेंस्ट आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, तो बेसिक कंसेप्ट है। अच्छा, चलिए आप सुने, आप पूछ सकते हैं कि जब गुड्स एग्जाम्प्ट हैं तो हम रजिस्ट्रेशन क्यों कराएंगे। तो बात सही है आपकी, देखिए अगर आप दो प्रोडक्ट्स का होलसेल कर रहे हैं और दोनों एग्जाम्प्ट हैं, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है एक आइटम टैक्सेबल हो दूसरा आइटम एग्जाम्प्ट हो सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और फिर उस सूरत में आपका जो कॉमन इनपुट टैक्स है उसकी आप करेंगे अपॉर्चमेंट, जो एग्जाम गुड्स के अगेंस्ट इनपुट टैक्स होगा वो आप क्लेम नहीं करोगे, और जो टैक्सेबल गुड्स के अगेंस्ट होगा वो क्लेम करेंगे। तो आगे जाके हम देखेंगे कि अपॉर्चमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद ये पढ़ना जरा, ये भी आसान है। ये ना, आप बहुत सारी चीजों पर सेल्स टैक्स पे कर होते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक होना चाहिए बिजनेस के साथ। अगर आप एज एंड यूजर कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो फिर आप उसका इनपुट नहीं क्लेम कर सकते ना, जैसे आपने अपने ऑफिस में बैठ करके टिश्यू पेपर इस्तेमाल किए तो उसका तो बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा ना, उसके बाद अब ये एक ऐसा है, अच्छा इसको पढ़ लें, इसके लिए मुझे आपके साथ जरा बैकग्राउंड डिस्कस करना पड़ेगा, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए ना, बैकग्राउंड ये है कि जरा हम सर्विस की बात कर लेते हैं। देखिए सेल्स टैक्स जो है पाकिस्तान में गुड्स के ऊपर भी है और सर्विसेज के ऊपर भी है। ठीक है, अच्छा फर्क ये है कि गुड्स पे जो सेल्स टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, और सर्विसेज पे सेल्स टैक्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है, ओके। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और हर प्रोविंस ने अपना अपना डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। जैसे सिंध में एसआरबी है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, पंजाब में है पीआरए, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। ओके, तो हर प्रोविंस की अपनी अपनी अथॉरिटी मौजूद है। ठीक है, ना सिर्फ ये, बल्कि गुड्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स है उसके लिए है सेल्स टैक्स एक्ट 1990, जो आपके सिलेबस का पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, और प्रोविंशियल लेवल पर हर प्रोविंस का अलग अलग एक्ट है, जैसे सिंध का है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सिंध ऑर्डिनेंस, सिंध एक्ट 2011, पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट ऑन सर्विसेज 2012। ओके, अच्छा
दूसरा एक मेजर फर्क पता है क्या है, वो ये है कि गुड्स जो हैं वो हैं ऑल इंक्लूसिव, सर्विसेज स्पेसिफाइड हैं। मतलब क्या होता है इसका, ये देखिए मैं बना रहा हूं बोर्ड मार्कर, मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। अच्छा, बोर्ड मार्कर का सेस एक्ट एक्ट में, रूल्स में, किसी नोटिफिकेशन में कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्या मुझे सेस चार्ज करना पड़ेगा? यस, इसलिए कि ऑल इंक्लूसिव है। तो जब तक स्पेसिफिक एग्जम्पशन ना हो, हमने सेस चार्ज करना ही करना है। यानी गुड्स जो है वो ऑटोमेटिकली टैक्सेबल होते हैं, जबकि सर्विसेज हैं स्पेसिफाइड। तो जो सर्विस स्पेसिफाइड है उस पर सेस लगेगा। इट मींस कि अगर मैं कोई ऐसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं जिसका सेस होना कहीं कोई जिक्र नहीं है, ऑटोमेटिकली एग्जम्प्ट हो गई वो, तो गुड्स जो है वो ऑटोमेटिकली टैक्सेबल होते हैं। एग्जम्पशन है तो देखो कहाँ एकदम लिखा हुआ है, सर्विसेज स्पेसिफाइड है, अगर स्पेसिफाइड है तो सेस लगेगा, वरना उस पर सेस नहीं, ऑटोमेटिकली एग्जम्प्ट हो गया वो। ओके। अच्छा, दूसरा एक और चीज, अगर मैं बोर्ड मार्कर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ठीक, ओके, या फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो मैं रॉ मेट, तो आउटपुट टैक्स तो फर्नीचर करूंगा ना, तो आउटपुट टैक्स तो एक फिगर है, इनपुट टैक्स 10 किस्म के हो सकते हैं। जैसे हमने रॉ मेटेरियल परचेज किया, उस पर जो सेस पे किया हमारा इनपुट टैक्स है, हम उसे माइनस कर सकते हैं। मशीनरी हमने परचेज की, उस पर हमने सेस पे किया होगा, उसका हम इनपुट टैक्स माइनस कर सकते हैं। इसी से इलेक्ट्रिक बिल को पर सेस पे किया, गैस बिल पर सेस पे किया। इससे क्या, सुनिए, हमने कोरियर कुछ डॉक्यूमेंट्स कोरियर कराए, तो कोरियर जो है वो सर्विस आता है ना, तो कोरियर वाला, तो जैसे टीसीएस है, टीसीएस से हमने कोई डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो उन्होंने हमसे सेस चार्ज किया, हमने सेस पे किया टीसीएस को, उन्होंने सेस किसके पास जमा कराया? सिंध रेवेन्यू बोर्ड के पास। लेकिन हम कोरियर सर्विस में जो हमने सेस पे किया है वो भी हमारा इनपुट टैक्स है, तो वो अल्टीमेटली गया है किसके पास? सिंध गवर्नमेंट के पास। लेकिन हम उसे फेडरल गवर्नमेंट के आउटपुट में से माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सर्विसेज पे जो सेस पे करते हैं उनका ताल्लुक बिजनेस के साथ है, डेफिनेटली, ओके। तो हम उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने पता क्या किया, यहाँ उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से सेस एक्ट 1990 में एक नेगेटिव लिस्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा पहला सी, बिल्कुल इस तरीके से हर प्रोविंशियल लॉ में भी नेगेटिव लिस्ट है। बार्ड का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव, ठीक, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेक्स सर्विस ऑर्डिनेंस में, एक्ट में कोई नेगेटिव आइटम आ रहा है, तो उसका फिर हम इनपुट नहीं क्लेम कर सकेंगे। सबसे चीज क्या है कि जिस तरीके से गुड्स के ऊपर एक नेगेटिव लिस्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से सर्विसेज पर भी नेगेटिव लिस्ट है। तो सर्विसेज में अगर नेगेटिव लिस्ट में आ रहा है तो फिर हम उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे, ओके। तो वो आपको एग्जाम में बता सकते हैं, बल्कि बताते हैं कि ये सर्विस हमने तो 3 सर्विस हमने सेस पे किया, मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर सर्विस है जो प्रोमिशन लॉ में नेगेटिव में आ रही है, इसलिए कि उस पर हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे, बाकी 2 पे कर लेंगे। तो एक काम करें, नंबर 3 पैराग्राफ एक बार और पढ़ लें। ठीक हो गया? अच्छा, आप किसी ने शायद क्वेश्चन किया है? नहीं ना, आप किसी ने क्वेश्चन किया सर एचबीआर पोर्टल तो इनपुट शो नहीं करे जो एसआरबी सुने, बात ये कि साहब वो आप किसी टैक्स प्रैक्टिशनर पूछें, लीगली स्पीकिंग आप सर्विसेज पे इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अब वो सिस्टम में किस पोर्टल में है, कई जगह आप उसका गुंजाइश मौजूद है, वो आप किसी टैक्स प्रैक्टिशनर बात कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम में हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों में खराबियां हैं, वो मास्टर मसाइल चलते रहते हैं, ओके। लेकिन लीगली स्पीकिंग आप सर्विसेज पर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अब वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि पोर्टल में कहाँ होगा और कैसे सर्विस का इनपुट होगा, ओके, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ना, उसके बाद अब फेक इनवॉइसेस, जाली इनवॉइसेस पर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, आपने इनपुट क्लेम किया और बाद में पता चल गया कि इनवॉइस जाली थी,
तो ना सिर्फ इनपुट टैक्स रिवर्स होगा बल्कि वो आपको पेनल्टी भी लंबी चौड़ी लगाएंगे। ये अलग बात कि पाकिस्तान में फेक इनवॉइसेस होती ही नहीं है। हम पाकिस्तानी कोई आज तक जाली काम करते हैं? नहीं करते, ठीक है। वो तो इंडिया वाले जाली काम करते हैं, उन्होंने नक्शा गलत बनाया था, अब हम उन्हें सही नक्शा बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल तो फेक इनवॉइसेस बहरहाल एक क्या करेंगे, नंबर 5 और 6 दोनों को पढ़ लें, दोनों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ। ठीक है, पढ़ लिया तुमने? अच्छा, अब इन दोनों का मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ सुने गौर से। बात ये कि जब हम लोकल परचेज करते हैं, इंपोर्ट करना मसला नहीं है। इंपोर्ट में तो हम इंपोर्ट करते हो डायरेक्टली एक बेर के ऊपर जमा कराते हैं, ओके, उसका एविडेंस हमारे पास होता है। लेकिन हुआ क्या है कि लोकल परचेज करते वक्त हम सेल्स टैक्स एफबीआई को पे नहीं करते, हम पे किसको करते हैं? अपने सप्लायर को। देखिए, मैं सी हूं, आप बी हो, मैंने आपसे परचेज किया माल, तो मैं जो मिस्टर सी हूं, मैंने सेल्स किसको पे किया है? मिस्टर बी को, मेरे सप्लायर को। और मेरा सप्लायर अगर एफबीआई के पास रिटर्न जमा न कराए और भाग जाए तो मेरा इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा। तो उसमें मेरा क्या कसूर है? वो भाग गया तो आप उसको पकड़ो ना, एफबीआई वालों का काम है, उन्होंने कहा सब छोड़ दो, ठीक है ना। तो बात के साथ मेरा इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, इसी के लिए फिर नंबर 6 पैराग्राफ आया कि कंप्यूटराइज सिस्टम में उन्होंने इस तरह से रखा हुआ है कि अच्छा, वो क्रैश सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको आजकल वो आईआरएस सिस्टम भी कहते हैं, IRIS सिस्टम भी कहते हैं, सिस्टम का नाम जो भी है, उनका अपना एफबीआई का सिस्टम है। और होता क्या है, मैं सी हूं, मैंने जब बैठ करके कंप्यूटर में सिस्टम में अपनी फीडिंग की इनपुट टैक्स की, तो मेरा इनपुट टैक्स जो है वो मिस्टर बी के आउटपुट से क्रॉस मैच होना चाहिए। और अगर क्रॉस मैचिंग ना हो तो सिस्टम मेरे इनपुट टैक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जहां पर डिस्क्रिपेंसी आ रही हो कि मेरा जो इनपुट टैक्स है वो किसी और के आउटपुट से मैच होना चाहिए, लेकिन मैं इनपुट क्लेम कर रहा हूँ, यानी मैं सेस कम पे कर रहा हूँ, तो किसी और को आउटपुट शो करके और सेस पे करना है ना, ठीक है। तो मेरा इनपुट टैक्स किसी और के आउटपुट से क्रॉस मैच होना चाहिए, लेकिन मेरा जो आउटपुट टैक्स है उसमें तो कंडीशन कोई नहीं है ना। अच्छा, अब एक कंसेप्ट सुनेगा, देखिए और से, वो ये कि आज से कुछ अर्से पहले ये होता था कि अच्छा, देखिए दो केस हैं, पहले सुने गौर से। एक तो केस ये कि साहब मेरा सप्लायर है बी, जिसको मैंने सेल्स टैक्स पे किया है, वो भाग गया, तो उसका तो कोई हल नहीं है ना। लेकिन हमारे यहाँ ये भी बहुत कॉमन होता था कि डिस्क्रिपेंसी आ रही है लेकिन कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। कैसे? सुने गौर से, मैंने जनवरी के एंड में आपसे माल परचेज किया, आपने इनवॉइस इशू कर दी, तो मेरे अकाउंटेंट ने परचेज रिकॉर्ड किए जनवरी के महीने में। अच्छा, आपके अकाउंटेंट ने सेल्स रिकॉर्ड किए फरवरी के महीने में, तो हो सकता है ना जनवरी के बिल्कुल एंड में ट्रांजैक्शन हुई हो, तो आपने के अकाउंटेंट ने सेल्स कब रिकॉर्ड किए? फरवरी में, ठीक है। तो ये कोई फ्रॉड तो नहीं है ना, एक मिस्टेक कह लें उसको, जो भी कह लें बैलेंस। तो अब हुआ पता क्या है कि जब मैंने जनवरी का रिटर्न सबमिट किया 15 फरवरी को, तो आपने तो अभी सेल्स शो ही नहीं किए, आप तो उसको 15 मार्च को फीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने उसको फरवरी में रिकॉर्ड किया है। तो अब डिस्क्रिपेंसी आ गई। तो अब पहले क्या होता था, सिस्टम ने मेरा इनपुट डिसअलाउ कर दिया, यानी मुझे सेल्स टैक्स ज्यादा पे करना पड़ा। फिर मैंने मिस्टर बी को कांटेक्ट किया, भाई क्या मसला है, क्यों नहीं आपने शो किया है, मेरा तो वो डिसअलाउ हो गया है। तो उसने कहा मुझे क्या पता, मैं अपने अकाउंटेंट से बात करता हूँ। अकाउंटेंट को ढूंढा गया, ठीक है, तो उसने कहा मुझे क्या पता, देख के बताता हूँ, ठीक है। तो उसने जनाब इन्वेस्टिगेशन की, तलाश किया, और उसने कुछ दिनों में बताया कि सर ये तो हमने सिर्फ फरवरी में रिकॉर्ड किए। तो अब हमने क्या किया, फिर हमने एक एप्लीकेशन दिया एफबीआर को कि भाई वो तो उसने फरवरी में शो किए, तो हमारी तरफ से कोई फ्रॉड नहीं था, तो हम जो ज्यादा सेल्स पे कर चुके हैं हमें रिफंड कर दो। और आपको पता है रिफंड तो मिलता नहीं है। तो अब उन्होंने एक बेनिफिट पता है क्या दिया है, अब बेनिफिट ये दिया है कि अगर मेरा इनपुट टैक्स क्रॉस मैच नहीं होता है
तो सिस्टम मुझे प्रोविजनली अलाउ कर देगा, ओके, और उसको वो इंडिकेट कर देगा कि ये प्रोविजनल एडजस्टमेंट है, और फिर मैं कांटेक्ट करूंगा मिस्टर बी को। तो अगर मेरा जनवरी का इनपुट टैक्स है और उन्होंने, यानी आप मिस्टर बी हैं, आपने फरवरी में आउटपुट शो कर दिया, तो फिर वो एडजस्टमेंट अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा इनपुट टैक्स आपने आउटपुट टैक्स फरवरी में भी शो नहीं किया अगले महीने, तो फिर वो प्रोविजन एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा और मुझे सेल्स पे करना पड़ेगा। ओके, तो जरा काम करें, ये नंबर 7 बाद में पढ़िएगा, पहले जरा ये पढ़ लें। तो सुने, ये सब कुछ जो लिखा है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, वो सब कुछ सेल्स टैक्स रूल्स में लिखा हुआ है, और यहाँ के हम नोट कर लें कि ये नेक्स्ट मंथ तक उन्होंने परमिशन दी है, ये कोई लाइफ टाइम की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट मंथ तक अगर डिक्लेयर नहीं किया गया तो फिर मेरा इनपुट टैक्स जो प्रोविजन था वो खत्म हो जाएगा। अब सुने, ये मुझे किसी ने बताया कि साहब सिस्टम में भी इतना आसानी से प्रोविजन अलाउ नहीं होता, वहाँ कुछ पोर्टल का उनका मसला मसाले हैं, लेकिन हम सिस्टम की खराबियों को नहीं देख रहे, हम तो लॉ को पढ़ रहे हैं कि लॉ के मुताबिक वो अलाउबल होना चाहिए। ओके, तो ये प्रोविजनल अलाउ होता है, राइट। अब ये नोट नीचे क्या लिखा हुआ देखिए, कि हमारी तरफ से कोई मसला ना हो, सिर्फ डिस्क्रिपेंसी आ रही हो सिस्टम में कि आपने आउटपुट शो ना किया हो। अगर मेरे पार्ट पर वो मसला है कि मेरे पास टैक्स इनवॉइस ही नहीं है, या इनवॉइस है तो उस पर मेरा नाम नहीं है, ठीक है ना, या और कोई नेगेटिव इसमें आ रहे हैं, तो अगर हम इनपुट क्लेम कर ही नहीं सकते तो फिर तो प्रोविजन अलाउ नहीं होगा। लेकिन ये प्रोविजन अलाउ कब होगा, जब हमारे पार्ट पर किसी किस्म का कोई मसला ना हो, मसला हमारे सप्लायर का पार्ट पर हो और सिस्टम क्रॉस मैच नहीं कर पा रहा, ठीक हो बात। दूसरा, फिर आप ये पढ़ लिया आप लोगों ने, चलिए 1 मिनट में आपको और देता हूं, पढ़ लें। ठीक है, अच्छा देखिए अब नंबर 7, अच्छा नंबर 7 पढ़ लें। इसमें ना क्या किया, जो हमने कहा था ना कि फरवरी में मेरा जनवरी की परचेज आपकी फरवरी की सेल है, उन्होंने कहा कुछ गुड्स और सर्विस ऐसी जिसमें ये भी अलाउ नहीं करेंगे हम, इस केस में प्रोविजन एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगा। लेकिन एक काम करें, इसको मैं नोट कर लें कि नंबर 7 आइटम सिर्फ थ्योरेटिकल है, अभी तक एफबीआर ने ऐसे गुड्स स्पेसिफाई नहीं किए हैं, तो नंबर 7 आइटम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई नहीं है। सिर्फ उन्होंने क्या कि एक कंसेप्ट दे दिया है। जैसे आपको मैं मिसाल दूं, अगर आज एक ऐसा हो जाए कि जनाब ये नंबर 7 जो प्रोविजन है इसके तहत सीमेंट आ जाता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अभी है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि सीमेंट अगर हम परचेस करेंगे और वो क्रॉस मैच नहीं हो तो वो डिसअलाउ हो जाएगी, फिर वो अगले महीने भी हमें अलाउ नहीं होगी। ओके, अच्छा ना, उसके बाद अब ये पढ़े जरा, एफबीआर ने किसी सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी, हमने नहीं दी, तो इनपुट टैक्स डिसअलाउड। तो पता चला कि दुनिया में कोई आफत आए सबसे पहले इनपुट टैक्स डिसअलाउ होगा। ओके, अच्छा उसके बाद फिर एक्स्ट्रा टैक्स को भी हम डिस्कस नहीं करें, बाद में करेंगे, ठीक है, ये सारा चार्ट बाद में करते हैं, ठीक है, अभी नहीं, ये स्पेसिफिक इशू है। अच्छा ये पढ़ें जरा, देखिए व्हीकल्स, व्हीकल जो हैं उस पर हम सेल्स टैक्स पे तो करेंगे, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे, और ये तो कहीं लिख
कि ये व्हीकल्स कौन सी हैं, ये हैं अदर देन स्टॉक एंड ट्रेड। तो जो व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरर है वो तो इनपुट आउटपुट दोनों करेगा ना, होलसेलर डीलर है। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं बोर्ड मार्कर के या फर्नीचर के मैन्युफैक्चरर हैं, हमने अपने स्टाफ के लिए गाड़ियां परचेज कर ली, तो उसका इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकते, इवन और कुछ नहीं का। अगर हमने कोई ट्रक परचेज कर लिए जो कि हमारे टैक्सेबल प्रोडक्ट की लोडिंग अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना, तब भी हम उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा एक चीज याद होगा आपको, चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन के बारे में कि फोक लिफ्टिंग व्हीकल्स, ये व्हीकल्स नहीं है बल्कि मशीनरी है, उस पर हम इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। फोक लिफ्टिंग व्हीकल क्या होती है, फैक्ट्री में जो माल की लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। ओके, अच्छा उसका फिर बिल्डिंग मटेरियल, तो उसने गौर से देखिए, बिल्डिंग तो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है। बिल्डिंग अगर कोई आपसे परचेज करेगा, मतलब आप परचेज करेंगे उस पर तो सेस कोई चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फुल बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें सीमेंट परचेज करें उस पर सेस टैक्स है, पेंट्स परचेज करें उस पर सेस टैक्स हम पे किया है। तो अगर आप खुद फैक्ट्री का एक पोर्शन बना रहे हैं तो पहले के जमाने में हम उसका इनपुट क्लेम कर लिया करते थे, अब उन्होंने उसको डाल दिया नेगेटिव इसमें कि अगर हम बिल्डिंग मटेरियल परचेज करें जिसमें सीमेंट है, पेंट है, इलेक्ट्रिक है, तो वही बात, सीमेंट का कोई मैन्युफैक्चरर उसके लिए पैराग्राफ नहीं है। हम फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं, हमने कहा बिल्डिंग का एक पोर्शन और हम बनवा रहे हैं। ओके, तो अब ऐसे में जो उसके लिए सीमेंट आएगी, पेंट आएगा, इलेक्ट्रिक गैस अप्लायंसेस आएंगे, उस पर हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। अच्छा, हाउएवर क्या लिखा हुआ, इनपुट टैक्स कैन बी क्लेम ऑन प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग। तो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग पर जो सेस टैक्स पे किया है उसका हम इनपुट क्लेम कर सकते हैं। तो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग क्या होती है, सुने गौर से। एक तो आपने देखा होगा ना, सीमेंट है, बजरी है, सब मिक्सअप हो रहा है, ठीक है, ईंटें बन रही हैं, दीवार बन रही है। ये प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बना बनाया स्ट्रक्चर होता है मेटल का। तो आज के लिए कॉमन है कि बना बनाया मेटल, मतलब बिल्डिंग आ गई और वो फिक्स हो गई, बना बनाया स्ट्रक्चर आ गया फिक्स हो गया। जैसे कि सुने, दुनिया की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है उनमें सीमेंट बजरी इस्तेमाल नहीं होती है, वो मेटल के सारे बन रहे होते हैं, स्ट्रक्चर पूरे बने बने आकर के फिट होते हैं। इवन अलहमद एकेडमी में हमने कुछ एडिशनल रूम बनवाए फर्स्ट फ्लोर पर। तो रूम कैसे बने, ना कोई सीमेंट ना कोई बजरी, बना बनाया स्ट्रक्चर आया और उन्होंने स्क्रू से फिट कर दिया और दीवार पे लिख दिया टेक लगाना मना है, ठीक है, बहरहाल। तो बारी के साथ जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग है उस पर हम इनपुट क्लेम कर सकते हैं। चलें आगे पढ़ें। अच्छा, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लें बस, आगे बढ़ते हैं। देखो के ये जरा पढ़िएगा। ये उन्होंने इस दफा मतलब पिछले साल एक पैराग्राफ ऐड किया है जिस पर बहुत हंगामा खड़ा हुआ, ओके, और स्ट्राइक्स हुई, ठीक है। ओके, केस क्या, देखिए होता ये है और सोचने का, अगर मैं माल सप्लाई कर रहा हूं रजिस्टर्ड को और अनरजिस्टर्ड को, तो दोनों से मैं सेस चार्ज करूंगा ना, और अनरजिस्टर्ड से तो हम फर्दर टैक्स भी चार्ज करेंगे, और इन दोनों पर हम इनपुट भी क्लेम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम रजिस्टर्ड पर्सन में सप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट टैक्स 17% है, उसमें से इनपुट माइनस करते हैं, और अनरजिस्टर्ड सप्लाई करेंगे तो आउटपुट 17% होगा, इनपुट माइनस करेंगे और फिर नीचे फर्दर टैक्स 3% ऐड करेंगे। लेकिन सुने गौर से, अब उन्हें कंडीशन लगा दी कि अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं तो इनवॉइस के ऊपर उसका नेशनल टैक्स नंबर या एनआईसी लिखेंगे। यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल सप्लाई करेंगे, अच्छा रजिस्टर्ड सप्लाई करेंगे तो भी एनटीएन नंबर और तो आएगा ना, एनआईसी नाम वगैरह आएगा। तो अनरजिस्टर्ड को माल सप्लाई करते हुए भी इनवॉइस के ऊपर एनटीएन या एनआईसी होना लाजमी है। अब हमारा मसला क्या आता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन एनआईसी या एनटीएन देने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो कहते हैं हम आपसे क्यों परचेस करें, हम किसी और अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें बड़ा हंगामा हुआ कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लोग तैयार नहीं होते, हम क्या करें। तो लॉ बैडली आ गया कि अगर हमने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल सप्लाई किया है और उसकी इनवॉइस पर हमने एनटीएन लिखा है, एनआईसी नंबर लिखा है, तो उससे मुतालिक जो होगा इनपुट टैक्स वो हम क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो यूं समझ लो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करना
इज जस्ट लाइक एग्जाम गुड्स, क्योंकि एग्जाम गुड्स के अगेंस्ट हम इनपुट क्लेम नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन बता दें कि हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल सप्लाई किया 7 मिलियन रुपीस का, उसमें से 1 मिलियन ऐसा है जिस पर एनटीएन अवेलेबल नहीं है, तो 1 मिलियन वहां से निकाल करके एग्जाम गुड के साथ लिख दो, ताकि उस पर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकें, ठीक है। इसके बाद अब उन्होंने कहा ऐसा है कि एक लिस्ट है कि इस पर आप स्टॉक एंट्री लगवाते हैं, अदरवाइज आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, ये आइटम जितने हैं ये एसबीआई को थोड़े पसंद है, तो जरा एक एक करके देखते हैं। देखिए फूड, तो जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उन्होंने कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर से बात की होती है, और वो फूड बना करके वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को सप्लाई करते हैं, लंच फ्री मिलता है उनके ऊपर। तो सुनो, कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर क्या फूड सप्लाई करते वक्त से चार्ज कर रहे हैं? यस। अच्छा, फूड जो है वैसे तो गुड्स है ना, लेकिन फूड के बारे में उन्होंने क्या दिया कि वो आते हैं सर्विस इंडस्ट्री में, होटल है, कैटरर है, ये सब किसमें आते हैं? सर्विस इंडस्ट्री में। और एक फर्क सुनिएगा, गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स कितना है? 17%। अच्छा, और जो सर्विस पे सेल्स टैक्स है वो हर प्रोविंस का अलग अलग है, तो सिंध में जो सर्विसेज पे सेल्स टैक्स है वो 13% है। यही वजह है कि अगर आप जाएं किसी बड़े होटल, ठीक है, ओके, जो सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा हूँ, KFC है, पिज्जा हट है, दूसरा है, तो वो जब आपको इनवाइस देंगे तो उस पर सेल्स टैक्स कितना होगा? 13%, क्योंकि वो SRB में आते हैं, सिंध में आते हैं वो, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी किसी बेवरेजेस, कि आपने अपने स्टाफ को क्या किया, वर्कर्स को आपने कहा पेप्सी कोला, कोका कोला, 7 अप, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको शैंपेन, वोडका, ओके। तो अब ऐसे में बेवरेजेस पर क्या आप सेल्स टैक्स पे करोगे? यस, लेकिन उसका इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। अच्छा, गारमेंट्स, तो बेसिकली गारमेंट्स का मतलब यहाँ पर है यूनिफॉर्म। आपको पता है कि कुछ केसेस में वर्कर्स का यूनिफॉर्म होता है, आप यूनिफॉर्म परचेज करते वक्त क्या सेल्स टैक्स पे किया है? बिल्कुल पे किया है, लेकिन उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकोगे, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी किसी कंजम्पशन ऑन एंटरटेनमेंट, जैसे होटल में कोई पार्टी रखी, बिजनेस पार्टी, तो होटल वालों ने सेल्स टैक्स चार्ज किया है, लेकिन उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकोगे, ठीक है। उसका फिर ये नेगेटिव आ रहे हैं, इसका लॉजिक वॉजिक कोई नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे लॉजिक क्या है, तो मैं कहूँगा बस लिखा हुआ है लॉ में, ओके। अच्छा, जैसे कि गिफ्ट, ऑप्शन है बहुत से, गिफ्ट कहते हैं किसको है? देखिए बात ये, अच्छा एक काम ये कर लीजिएगा जरा, जैसे मिनट, अच्छा, राणा सोहेल साहब या फरहान सुमन साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आज हम क्लास थोड़ा सा 10 मिनट एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लेट भी शुरू हुई थी और नमाज का ब्रेक भी था, ठीक है। तो इज इट ओके विद यू? अच्छा, ओके तो होना है, मतलब इसमें कोई दो चॉइसेस नहीं है, ठीक है, चलें बैठ। और ये मैसेज आप लोगों के लिए भी है, ठीक है। देखिए, गिफ्ट किससे कहते हैं? होता ये है कि अगर मैं फ्रिज का मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट किसी को गिफ्ट में दे दी, तो ये गिफ्ट नहीं है, ये मेरी नॉर्मल सप्लाई है, टैक्स सप्लाई है, मैं उस पर से चार्ज करूंगा। तो गिफ्ट क्या होंगे? अगर मैं फ्रिज का मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने जनाब डायरीज परचेस करके गिफ्ट में दे दी, कैलेंडर दे दिए, या कुछ मार्बल के आइटम्स परचेज किए गिफ्ट में दे दिए अपने कस्टमर्स को, तो ये गिफ्ट है। अगर हम अलग से कोई चीज परचेज करते हैं गिफ्ट के तौर पर और अब दे रहे हैं, तो इस पर हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। जबकि सुने, अगर मैं फर्नीचर का मैन्युफैक्चरर हूँ और किसी की बर्थडे पार्टी, हमने उसको गिफ्ट में दे दिया, तो क्या उस पर हम सेल्स टैक्स चार्ज करोगे? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम अपने तौर पर सेल्स टैक्स पे करेंगे, क्योंकि ये हमारी सप्लाई है और हमें उस पर आउटपुट शो करना पड़ेगा, और चूंकि ये नॉर्मल टैक्स सप्लाई है तो उस पर इनपुट भी क्लेम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ओके। इसका फिर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक एंड गैस टू रेजिडेंशियल कॉलोनीज। तो सुने, स्टील मिल की अपनी रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, ठीक है ना। अच्छा, और हमने तो खुद ऑडिट किया हुआ है ना, तो जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है ना, तो वो कुछ घर बना देते हैं, छोटे छोटे क्वार्टर बना दिए, लेबर को रहने के लिए दे दिए, ओके। तो अब ऐसे में जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज में इलेक्ट्रिक और गैस इस्तेमाल हो रही है वो नेगेटिव लिस्ट है, उस पर इनपुट क्लेम
नहीं कर सकते। अच्छा, इससे क्या पता चला कि रेजिडेंशियल कॉलोनीज के अलावा बाकी जितने इलेक्ट्रिक और गैस बिल हैं उस पर हम इनपुट क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीटर हमारे फैक्ट्री बिल्डिंग का हो, गोडाउन बिल्डिंग का हो, शोरूम का हो, ऑफिस का हो, कोई भी। ठीक है। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट्स, फर्नीचर फिक्चर, इस पर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। आप सुनाइए, ये है नेगेटिव लिस्ट। अच्छा, नेगेटिव लिस्ट से अगर किसी चीज को निकाल दिया जाए तो वो आ जाएगा ना पॉजिटिव लिस्ट में। तो किसको निकाला उन्होंने? इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर। क्या होता है सुना जरा, देखिए। अगर आप किसी रिटेलर के बजाय बड़े रिटेलर जैसे टीएम है, इम्तियाज है, चेज है, ओके, तो इनका अपना एक सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, और उसमें तमाम जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उन सब के कोड फीड होता है, ओके, और उन्होंने वहीं से स्कैन करके आपको पर्ची निकाल देनी होती है। तो वो जो कंप्यूटर आप देख रहे होते हैं वहां पर, वो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, वो है इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर। उसमें पूरा सिस्टम होता है और उसमें होती है परमानेंट मेमोरी सिस्टम। ना सिर्फ ये, बल्कि जितने रजिस्टर्ड रिटेलर्स हैं उनके लिए लाजमी है कि वो अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करें, किसके साथ? एचबीआर के सिस्टम के साथ। यानी अगर इम्तियाज कोरंगी का सिस्टम इंटीग्रेट किया हुआ है एचबीआर के साथ, तो एचबीआर का कमिश्नर अपने रूम में बैठ के देख सकता है कि इम्तियाज के फना फना आउटलेट्स पर आज कितने सेल हुए। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर आपने परचेज किया है, इस पर जो आपने सेस पे किया है, ये आप इनको क्लेम कर सकते हैं। ये नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, नॉर्मल कंप्यूटर तो एग्जाम्प्ट है, लैपटॉप एग्जाम्प्ट है। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर। ओके, अच्छा देखिए, अब तक के डिस्कशन में 3 ऐसे फिक्स्ड एसेट्स हैं जिस पर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। एक है व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर, फर्नीचर के साथ फिक्चर्स भी। ओके, उसका फिर क्रॉकरी एंड कटलरी। अच्छा, हर ऑफिस में क्रॉकरी होती है, कटलरी होती है, ओके। तो सुनो, वही मैं कह रहा हूँ, ऊपर आप ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ेंगे ना ये वाला, तो उसमें लिखा हुआ है अदर देन स्टॉक एंड ट्रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉकरी का कोई होलसेलर है वो तो इनपुट क्लेम करेगा, लेकिन अगर आपने अपने ऑफिस के लिए, ऑफिस में किचन होता है, किचन के लिए आपने क्रॉकरी कटलरी परचेज की है, तो उस पर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर आकर के हमारी लिस्ट मुकम्मल होगी ना, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो नंबर 14 आइटम है उसके आगे आप नंबर 15 आइटम लिखिए। अच्छा, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये असल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो जगह जगह स्कैटर्ड हैं, तो हम चाह रहे हैं कि लिस्ट के तौर पर आप उसे लिख लें, फिर इसमें से कुछ चीजें अभी डिस्कस कर लेंगे, कुछ बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कम से कम आपकी एक लिस्टिंग मुकम्मल हो जाए। अच्छा, इसको आप लिखें, इसको क्लिक ना करें, इसको किसी रजिस्टर पे आप लिख लें जरा। देखिए कि आप नंबर 1 से लेकर 14 तक की लिस्ट आ गई। नंबर 15 आइटम हमारा ये है कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये बेसिक कंसेप्ट था कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हैं तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन नॉट इंक्लूडेड इन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट। ये हम आपको बाद में बता देंगे कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट क्या होती है। इसका छोटा सा कंसेप्ट क्या है, अगर आपने पिछले साल इनकम टैक्स का फॉर्म जमा नहीं कराया, या सेल्स टैक्स में आपने 2 मुसलसल महीनों तक सेल्स रिटर्न जमा नहीं कराया, तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर जो आपसे परचेस करेगा वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकेगा। तो अगर आपने, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी से परचेस करें तो आप चेक करें कि उसका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एचबीआई की वेबसाइट पर एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट है, एटीएल मौजूद है, तो एटीएल में जाके आप चेक करें, अगर एटीएल में नाम नहीं आ रहा है तो आप परचेज नहीं कर सकते, और करोगे तो इनपुट क्लेम नहीं कर सकोगे, ठीक है। फिर हम आगे जाके देखेंगे स्पेसिफिक इश्यूज में कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में से आपका नाम निकल जाए तो वापस लाने के लिए क्या करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद परचेज फ्रॉम टेम्पररी रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, हमारे पास आगे में जाके जो थ्योरेटिकल एरियाज है ना, उसमें कंसेप्ट है टेम्पररी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो एक होती है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, वो कंसेप्ट आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लिख लें कि अगर कोई आपको जो सप्लायर है वो अगर टेम्पररी रजिस्टर्ड है
तो उससे आप माल परचेज ना करें, और करेंगे तो आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो फिर आप पूछ सकते हैं टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या हुआ फिर, तो फायदा नुकसान हम आपको आगे जाके बताएंगे, फिलहाल तो आप यहाँ से भी लिख रहे हैं। उसके बाद एक और चीज है, परचेज फ्रॉम सस्पेंडेड पर्सन एंड परचेज फ्रॉम ब्लैक लिस्टेड पर्सन। ये भी आपको आगे जाके बताएंगे कि सस्पेंडेड पर्सन क्या होता है, ब्लैक लिस्टिंग कैसे होती है। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई पर्सन सस्पेंड हो चुका है, ब्लैक लिस्ट हो चुका है, तो उससे आप माल परचेज ना करें। तो सस्पेंडेड पर्सन और ब्लैक लिस्टेड पर्सन की भी लिस्ट एसबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। ओके, इसका मतलब कि जब आप किसी से माल परचेज करें तो आप उससे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे, और आप देखें वो टेम्परेरी, अच्छा रजिस्ट्रेशन में लिखा होता है कि टेम्परेरी, तो लिखा होता है टेम्परेरी रजिस्टर्ड, ठीक है ना, या आप उसको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे रहा है। सुनो मेरी बात गौर से, ये जो पर्सन है ना, ये वाला, ये सब रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड नहीं। अनरजिस्टर्ड तो ऊपर आ गया ना, तो अब आपको उसने रजिस्ट्रेशन नंबर दे भी दिया, तो ये चेक करना आपका काम है। तो उस पर कहीं देखो टेम्परेरी तो लिखा हुआ, या एटीएल में चेक करो, सस्पेंडेड पर्सन ब्लैक लिस्ट पर्सन लिस्ट उसमें चेक करो। तो चेक करने में तो वहां तो बहुत सारे नाम है, आप क्या करोगे, उसका एनटी नंबर या एनएस नंबर फीड कर दो उस सिस्टम में जाकर के, तो आपको चंद सेकंड में नाम बताता है। यानी कोई ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, लिस्ट तो लंबी चौड़ी है, ठीक है ना, एटीएल की लिस्ट लंबी चौड़ी है, सस्पेंड पर्सन ब्लैक लिस्ट की लिस्ट लंबी चौड़ी है। होगा क्या कि आप एसबीआई के सिस्टम में जाएं, वहां का एक पोर्शन है, वहां आपने क्या किया कि मेरा एनटीए नंबर या एनआईसी नंबर फीड किया, वो आपको चंद सेकंड में बता देगा कि इसका नाम सस्पेंड पर्सन में आ रहा है, ब्लैक लिस्ट में आ रहा नहीं आ रहा, या एडीएल में आ रहा नहीं आ रहा, वो चंद सेकंड की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आके आपकी लिस्ट मुकम्मल हो गई, इसको आप जरा मुकम्मल कर लें, और उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूँ, अभी हम कुछ पैराग्राफ या उसके कुछ पोर्शंस स्किप करते जा रहे हैं। ओके, रीजन उसका ये है कि सेल्स टैक्स टेक्निकल तो है, तो अगर सारी टेक्नोलॉजीज आप एक साथ दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे तो मजीद पागल हो जाएंगे। तो जोर किस पर है, मजीद पर। तो आपको मजीद पागल होने से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, फिर सारे बेसिक कंसेप्ट मुकम्मल होने के बाद आपको करवाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके साथ हो क्या रहा है। ओके, और उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक इश्यूज के लिए फिर हम नए सिरे से शुरू करेंगे, और जितनी चीज छोड़ दी सब डिस्कस कर लें, ठीक होगी बात। चलिए इसको आप कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद जो जो कॉपी करता रहे वो सिस्टम से आउट होता रहे, ताकि हम देख लें सब लोगों ने कॉपी किया नहीं किया। इसको कॉपी जरूर कर लेना है, क्लिक करो तब भी कॉपी बाद में। अब देखिए किसी ने क्वेश्चन किया जो आपका सितंबर में एग्जामिनेशन होगा उसमें टैक्स ईयर कौन सा एप्लीकेबल होगा, तो टैक्स ईयर एप्लीकेबल होना चाहिए 2020, ठीक है ना, इसलिए कि 2021 की तो अभी टैक्स नोट्स की बुक आई भी नहीं है। और वैसे भी शायद मैंने आपका कोई वेबिनार कुछ हुआ था सेशन, जिस पर शायद चेयरमैन या प्रेसिडेंट साहब ने भी एक्सप्लेन किया था कि 6 मंथ्स का या 4 मंथ्स का टाइम है चेंजेस के एप्लीकेबल होने के लिए। ओके, तो आप फिक्र ना करें, ये 2020 एप्लीकेबल होगा, और आप चाहें तो मजीद आईसीएमएस से कंफर्म कर सकते हैं।
जो भी स्टूडेंट कॉपी करते हैं वो जूम से आउट हो जाएं ताकि हम देख सकेंगे हमें इसको खत्म करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाँ जी जी। अभी से लगाएं, फिर मैं इनकम टैक्स बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ से अब कल नहीं लगाया, सिर्फ से लगाया नहीं आपको। ठीक है ओके ओके। ठीक है हम इसको यहाँ पर एंड कर रहे हैं। ठीक है अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।